अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन क़रीब। मैं मुबश्शिरा ख़ान, एडवोकेट, और मैंने सुबह को आप लोगों को अपना एक छोटा-सा इंट्रो दिया था कि मैं कौन हूँ, और जिन लोगों ने मेरा इंट्रो नहीं देखा है तो मैं उन्हें बता दूँ कि मैं मुबश्शिरा ख़ान नाम है मेरा, एडवोकेट हूँ मैं। मेरी इंटर्नशिप चल रही है और मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ, और अलीगढ़ के लोगों के लिए ही मेन मकसद है मेरा, और सारे लोगों के लिए इस वीडियो बनाने का कि आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें और मेरी फैमिली के लिए। और मैं हमारी लाइफ स्टोरी आप लोगों से आज शेयर करना चाहती हूँ, जो कुछ हमारी लाइफ में 18 साल में हुआ है, लोगों ने हमारे साथ किया है। तो मैं फ़हद यासर की बहन हूँ, इरम। मुबश्शिरा मेरा ऑफ़िशियल नेम है, निकनेम है मेरा इरम। और अलीगढ़ के ज़्यादातर लोग हमें जानते हैं, और मैं एमयू से ही पढ़ी हुई हूँ, और मेरे भाई-बहन सारे लोग जो है, मेरे बहन-भाई और मेरे कुछ कज़िन सारे लोग जो हैं वो सब एपीएस से पढ़े हुए हैं। और हमारी रिहाइश बचपन से लेके अभी छोटे 15 साल पहले तक हम लोग अलीगढ़ में ही रहते थे, और हमारा होम टाउन है वहाँ। और पहले हम लोग सिविल लाइन में रहा करते थे, उससे पहले सिविल लाइन में रहते थे, उसके बाद अभी कुछ साल पहले 8-10 साल पहले मेरे जो अब्बा हैं, हमारा गाँव है अपना खुद का ख़ानदान का, बरला थाना लगता है वहाँ पर, और नौशे में मेरे अब्बा रहते हैं। हमारा अपना घर बना हुआ है वहाँ पर, और मेरे सारे रिलेटिव्स के साथ में मेरे फ़ादर वहीं रहते हैं। और हमारा अक्सर वहाँ पे जब हमारी छुट्टियाँ होती हैं तो मैं अपने बच्चों के साथ वहाँ पर कभी-कभी चली जाती हूँ। अब तो मैं बहुत टाइम से मैं वहाँ पर नहीं गई हूँ। तो मैं फ़हद यासर, ज़ुबैर, अहमद, सद्दाम, मैं मुबश्शिरा, मेरी बहन फ़ातिमा, मेरे अब्बू रफ़तुल्लाह ख़ान, और मेरे माँ नाहिद रफ़त, और मेरे 2 बच्चे हैं छोटे। जो 2 बच्चे हैं उसमें से एक मेरा बेटा, बड़ा वाला जो बेटा है वो मेरा ही बेटा है। वो एक्चुअली मेरे ज़ुबैर जो भाई है उसका बेटा है, इब्राहिम नाम है उसका। और जो मेरा बेटा है अपना, उसका नाम है नूह। और हम सब लोग यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे आज से 15 साल पहले। तो हमारी जो लाइफ स्टोरी है वो ये है कि हम लोग आज से 15 साल पहले 2011 में, यहाँ दिसंबर में 11 तारीख को हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे। ये बात उस वक़्त की है। पहले मैं आपको हमारी लाइफ़ की पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से सुनाऊँगी कि हमारे साथ ये सब चीज़ें कैसे शुरू हुईं। जब हम छोटे-छोटे थे, आज से 2008 की मैं आपको बात बता रही हूँ, और उससे पहले से ये थोड़ा-सा हमारे अब्बू का सख्त मिजाज था। हमारे अब्बू थोड़ा ये था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा खिलाया-पिलाया, काफ़ी पैसा, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, उनका बहुत अच्छा ट्रैवलिंग का बिज़नेस था। हम सब बहन-भाइयों को बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाने की कोशिश करी, मगर उनका मिजाज बहुत सख्त था। हमेशा थोड़ा-सा रूड रहते थे। प्यार वाला थोड़ा-सा लेवल उनका कम था, मम्मी का ज़्यादा था हमारी। और हम लोग जो है वहाँ सबसे पहले ज़ोरा बाग में रहा करते थे। और मेरी जो शादी हुई, मेरी 2 शादियाँ हुई थी। तो जो मेरी फर्स्ट शादी हुई थी, मेरी शादी ज़ोरा बाग में हुई थी। और मेरी शादी जब ज़ोरा बाग में हुई तो उस टाइम 2010 में हुई थी। उससे 2 साल पहले से, 2 साल पहले से, व्हेन आई वाज़ इन 8th क्लास, सॉरी 12th क्लास, 12th में मैं आई थी। तो मैं और मेरे भाई छोटे-छोटे थे मुझसे, सारे बहन-भाई मुझसे छोटे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में। फ़हद मेरे बाद है, उसके बाद यासर हैं, उसके बाद मेरा भाई जिसका मर्डर कर दिया गया, सद्दाम। और उसमें जो मर्डर हुआ उसमें शान का नाम, जो शान मियाँ दोहर्रा में रहते हैं, उनकी रिहाइश दोहर्रा में है, जो सपा नेता भी कहलाते हैं। अब वो नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं रही उनकी, और इनकी फैमिली वहीं दोहर्रा में रहती है। तो उनका नाम उस केस में था, मगर कैसे वो केस में से उनका नाम निकला, क्या हुआ, मैं आपको पूरी लाइफ स्टोरी बताऊँगी। मेरा भाई उससे छोटा है, उससे छोटी मेरी बहन है, और उससे छोटा मेरा भाई है ज़ुबैर, उससे छोटे हैं अहमद।
और मेरे बेटे हैं 2 और मैं यहाँ पर मेरी इंटर्नशिप चल रही है दिल्ली में, एडवोकेट हूँ मैं। और इतने 10, 11, 12 साल बाद एजुकेशन मेरी सारी फर्स्ट क्लास से बीए तक एमयू में ही हुई है। जितने लोग ये देख रहे हैं, वो लोग मेरी कहानी, तो वो लोग देख के समझ जाएँगी, सारी लड़कियाँ, सारे लोग, कि मैं एमयू से पढ़ी हुई हूँ और अलीगढ़ के ज़्यादातर लोग हम लोगों को जानते हैं। मेरे अब्बू का नाम है रफ़तुल्ला खान, जो इस टाइम नौशाह गाँव में रहते हैं, क्योंकि वो गाँव इसलिए चले गए क्योंकि हम लोग दिल्ली आ गए थे और फिर वहाँ पे वो अकेले थे, तो उनको अब सबके साथ रहना था, तो वो यहाँ पर दिल्ली में उनको पसंद नहीं आता था। वहाँ पे गाँव में हमारे अब्बा ने घर बनाया और हमारी दादी का ऑलरेडी घर सिचुएटेड है वहाँ पर, काफ़ी बड़ा घर है और मेरे सारे रिलेटिव भी वहीं पर ही उनके सबके घर हैं और यहाँ दिल्ली में भी हैं। तो मेरे अब्बा वहीं चले गए जब हम लोग यहाँ आ गए। बाढ़ 2008 के आसपास की है, 7 या 8 से स्टार्टिंग शुरू हो गई थी, 8 से। तो जब हम नैयर पैलेस में जब हम वहाँ पर थे, तो हम लोग छोटे-छोटे थे उस टाइम। ये नीचे नवेद, जो इनके शान मियाँ के भाई हैं, इनका नीचे कैफ़े हुआ करता था और ये इनका कैफ़े था वहाँ पर। और जो उस वक़्त के लोग हैं, मैं आपको बताऊँ, मुझे ये सब कहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मगर मैं किसी की ऐब-पोशी नहीं करना चाहती, मगर मुझे बहुत अफ़सोस है जो ये सारी चीज़ें मुझे कहनी पड़ रही हैं, क्योंकि हम लोग एक वक़्त में उन सबको अपना भाई समझते थे। जब हम छोटे-छोटे थे, तो हम प्रधान जी एक थे, उनके घर में रहा करते थे अहमदनगर में। तो ये गुड्डू पप्पू के गार्ड थे उस टाइम, शान मियाँ। और इनका भाई था, वो भी इनके साथ में गार्ड था और कई सारे लोग थे। वो इनको 3, 4, 5 हज़ार रुपए दिया करते थे या ज़्यादा देते थे, आई डोंट नो। और इनके अब्बा की वहाँ पे टेलर की दुकान थी वहीं अहमदनगर में, और जहाँ गुड्डू पप्पू का घर था। गुड्डू पप्पू जो है, इनके घर में ये भी हमारे ही जान-पहचान में लगते हैं ये लोग। और ये शान मियाँ जो हैं, ये भी उनके गुड्डू पप्पू के रिश्तेदार हैं। इनकी हमारे अब्बू की ददियाल की तरफ से कुछ टच है, आई डोंट नो। तो ये हमारे वहाँ पर रहा करते थे और काफ़ी हमारे यहाँ से क्योंकि हमारा और गुड्डू पप्पू की जो हमारी बिल्डिंग थी और इनका घर था आमने-सामने था, तो ये लोग हमारी वाली बिल्डिंग में इनका फ्लैट था। और उस टाइम हम लोग इतने छोटे थे, क्योंकि ये उस टाइम कम से कम 23-24 साल पुरानी बात है। और मेरे बहन-भाई, जो छोटा वाला भाई है मेरा, वो इस टाइम 23 साल के आस-पास एज है उसकी, जिसकी ज़ुबैर नाम है। और छोटा वाला भाई मेरा वहीं पैदा हुआ, जो इस टाइम 20-21 साल का है, वो वहाँ पैदा हुआ। ये सारे लोग वहीं रहा करते थे, तभी से इन लोगों से थोड़ी जान-पहचान हुई हमारी। और ये वहाँ पर गार्ड थे उस टाइम। तो जो हमारा जो गुड्डू थे, गुड्डू पप्पू, तो इनका ये मसला था कि मेरे अब्बू की ट्रैवलिंग एजेंसी एजेंसी नहीं थी, मतलब मेरे अब्बू की एक एजेंसी के थ्रू, या वैसे भी लोकल में बहुत सारी, या दिल्ली आने जाने वाली बहुत सारी गाड़ियाँ चला करती थी। तो अक्सर इन लोगों को कभी कहीं जाना होता था, ये लोग हमारी कार भी ले लिया करते थे, हायर करते थे। और क्योंकि हमारे और जाना होता था, ये लोग कभी कभी हमारी कारों से चले जाया करते थे, फॉर द सेफ्टी साइड। और क्योंकि इन लोगों की भी अपनी काफ़ी सारी दुश्मनियाँ थी, क्योंकि जब हम छोटे-छोटे थे तो उस टाइम भी हमारे सामने इनके घर पर एक हमला हुआ था, जिसमें इनके घर पे बहुत सारी गोलियाँ चली थी। तो इस तरीके से हम लोग इन लोगों को थोड़ा-सा जान-पहचान थी हमारे अब्बू की इनसे, और हमारे अब्बू को वहाँ पर अलीगढ़ का ज़्यादातर लोग, सारे लोग जानते हैं। और मेरे भाइयों को तो बदमाश के तौर पर जानते हैं सारे लोग वहाँ, मेरे भाई बदमाश हैं। मेरे भाइयों को वहाँ पे पोस्टर लगाए गए। मैं आपको सारी कहानी बताती हूँ कैसे हुआ। तो वहाँ पे ये जो शान मियाँ हैं, इनके नाम पर बहुत सारी, अचानक से ये गार्ड थे, फिर ये इतने अमीर बन गए, करोड़पति बन गए और ये नेता बन गए। कहाँ से आया वो पैसा? ये वो पैसा है जो ज़मीनें उस टाइम में, क्योंकि प्रशासन उस वक़्त इतना ज़्यादा सख्त नहीं था, तो जो ज़मीनें उस टाइम लोग हथियाते थे, तो जिनके अंडर ये रहते थे, तो उनकी ज़मीनें इनके नाम, इनकी माँ के नाम, इनके फैमिली मेंबर्स के नाम कर दी थी, क्योंकि ये उनके रिलेटिव भी थे और इनके जो फैमिली थी इनके नाम पे कर दी थी, क्योंकि ये भरोसेमंद थे। मगर इन्होंने उनके साथ में गद्दारी करी, उनकी जेल जाते ही इन्होंने उनकी सारी ज़मीनें बेच दी, जिनके अंडर ये रहा करते थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। वो ज़मीनें ने बेच के इन्होंने पैसा-वैसा बना के इन्होंने अपने दोहर्रा में इन्होंने अपनी रिहाइश करी। थोड़े-थोड़े करके इन्होंने अपने घर बनाने शुरू करे और उसके बाद में घर बनाने के बाद में इन्होंने वहाँ का कब्रिस्तान अपने पूरे घर में दबा रखा है।
बहुत सारी नाजायज़ अवैध ज़मीनें, इन्हें वहाँ पे भूमाफिया भी कहा जाता है। नाजायज़ बहुत सारी ज़मीनें हैं। अभी कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले, ज़्यादा मुझे वो याद नहीं है कौन सा सन है, मगर कई सारी इनकी ज़मीनें, मार्केटें वगैरह जो इन्होंने हथिया रखी थी, वो सारी चीज़ें इनकी तोड़ी गई थी। जब थोड़ा सा कुछ चल रहा था शायद, अभी कुछ ज़्यादा साल नहीं हुए, 3-4 5-7 साल हुए शायद, मुझे याद नहीं है ठीक से। और इनकी जो साथ के लोग हैं, जिसमें फैसल मुस्तफ़ा और फ़हाद मुस्तफ़ा और इनके ये दानिश राव जिनका मर्डर हुआ है, ये सब लोग, और इनके साथ में इनके बहुत सारे छोटे मोटे लोग जो इनके अंडर में काम करते हैं, वो सारे लोग जो इनके लिए काम करते हैं, वो भी हमारे मुखालिफ हैं, क्योंकि ये इनके मालिक हैं, तो वो भी हमारे मुखालिफ हैं, वो भी आए दिन करते रहते हैं। तो इनकी लाइफ स्टोरी ये है कि ये अमीन निशा में, जब हम छोटे छोटे वहाँ पर शिफ्ट हुए, अमीन निशा में 2007-8 के 6-7 के बात कर रही हूँ, उस टाइम मैं 10th क्लास में थी, तो मेरे बहन भाई छोटे थे उस टाइम। वो शायद क्योंकि फ़हद मुझसे 2-3 साल छोटा है, उससे छोटा 3-4 साल छोटा यासर है उससे, फिर सद्दाम है। तो ये लोग वहाँ पर नीचे, कैफ़े था इनका, उस कैफ़े में बहुत उल्टे सीधे काम हुआ करते थे, कई बार दबिश भी पड़ी इनकी वहाँ पर। और उसके बाद उस कैफ़े से इन्होंने वहाँ पे मार्केट में बहुत माहौल ख़राब था, तो वो कैफ़े ख़त्म कर दिया इन्होंने। इनके भाई मुशाहिद और जावेद लोहे का डंडा लेके एक बार एक आदमी के मुंह में घुसा दिए थे। वहाँ आए दिन इनकी रोज़ वारदातें होती थी, मगर इन्होंने पुलिस में क्या सेटिंग ऐसी कर रखी थी, क्वारसी थाने में, सिविल लाइन थाने में, और जो ज़करिया का थाना है या क्या है एरिया पड़ता है क्या, मुझे नहीं समझ आता कि इतनी सारी चीज़ें इनकी न्यूज़पेपरों में भी आया करती थीं, हम सुना करते थे, हम देखा करते थे, मगर उसका कुछ होता नहीं था, ना ये लोग जेल जाया करते थे। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे काफ़ी मार-तोड़, आए दिन इनके केसेस रहते थे। कुछ न कुछ इनके केसेस हुआ करते थे वहाँ पर, कभी ये किसी को मार रहे हैं, किसी की ज़मीनें इन्होंने वहाँ पे अपना पोस्ट वो लगा दिया, क्या कहते हैं, बैनर लगा दिया कि ये अब हमारी हो गई, क्योंकि ये माशाल्लाह 5-7 भाई हैं। तो इन्होंने वहाँ पे ये सारी चीज़ें करी, क्योंकि प्रशासन उस टाइम इतना सख्त नहीं था, क्योंकि समाजवादी पार्टी थी, उन्होंने इस पार्टी में आने के बाद में उसका बहुत गलत इस्तेमाल किया, जबकि अखिलेश जी जो हैं वो इस तरीके के नहीं थे। उस टाइम ज़मीरुल्लाह ख़ान जो हैं वो विधायक थे, और जो क्या नाम है उनका, अज्जू इसाक, गैस गैस वाले, ये सब इनके सारे साथ में लोग काम करा करते थे ये। और इन सब का हमने, जब हम परेशान होते थे तो हम लोग इन लोगों के पास जाते थे, तो ये नहीं सुनते थे, पुलिस हमारी रिपोर्ट नहीं लेती थी। बहुत सी चीज़ों में मैं आपको बताती हूँ। फिर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर मार-तोड़, क्योंकि हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें कमेंट्स करेंगे और वो बताएँगे कि इन लोगों के साथ में इन्होंने क्या-क्या करा, ठीक है? और क्योंकि हम अकेले नहीं हैं जो इस ज़ुल्म के शिकार हुए, बहुत सारे लोग जो गायब हुए, मैंने काफ़ी बार ये भी सुना कि ये लोग मार के भट्टे में डाल दिया करते थे। अब ये बात मैं नहीं जानती हूँ, मगर मैंने सुना ऐसा। तो ये लोग मार देते थे और लोगों को ज़मीनें पे अंगूठा शराब पिला के लगवा लिया करते थे, और मतलब इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी काफ़ी प्रॉपर्टी बनाई और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी, और धीरे-धीरे करके ये काफ़ी सत्ता में आ गए। इन सारे भाइयों ने अलग-अलग पार्टियों में अपना पद ले रखा है, और धीरे-धीरे इसलिए करा ताकि कोई एक पार्टी अगर इन्हें छोड़ देती है तो बाकी दूसरी पार्टियों में रहे। सब भाइयों ने अलग-अलग पद ले रखे हैं। अब सबने अपनी अलग-अलग प्रॉपर्टियाँ, सब एक साथ रहते हैं वहाँ पर, और भी इनके रिलेटिव्स हैं, आई डोंट नो। और वो जो है ये सब दोहरा में शिफ्ट रहते हैं, और वहाँ के बहुत रसूख वाले आदमी समझे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे खूब मार-तोड़ें करके और लोगों को डरा-धमका के अपने 5-7 बहन-भाई होने का इन्होंने जो फ़ायदा उठाया, और अपने गाँव के लोगों को, छर्रे वालों को बुला-बुला के यहाँ अलीगढ़ में शिफ्ट कराया, और उनको सबके साथ ले लेके इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने एक हॉस्पिटल खोला। इन्होंने हॉस्पिटल खोला था अपनी शायद माँ के नाम पे, मुझे नाम एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। तो इनकी जो गाड़ियाँ ये लोग लगवा देते थे, जो वैन होती है, एम्बुलेंस होती है, जो मेडिकल की होती हैं एक्चुअल में। तो मेडिकल की वैनों के साथ में ये अपनी लोग आते थे मेडिकल जाने के लिए, एम्बुलेंस लेते थे वो। और वो एम्बुलेंस ज़बरदस्ती इनके प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोगों को छोड़ के आती थी।
और वो लोग कहते थे कि हम तो यानी कि फ्री ज़बरदस्ती वहाँ जब वो आदमी चला जाता था, फिर उसके बाद ये वहाँ इलाज जो होता था, उस इलाज के बाद में, उस इलाज करने के बाद में ये लोग जो है इनसे मोटी रकम वसूला करते थे। शायद मुझे पता चला है कि इनका वो हॉस्पिटल बंद हो गया अभी कुछ टाइम पहले। मुशाहिद जो इनका भाई है, उन्होंने मैंने उसका एक वीडियो भी देखा था और न्यूज़पेपर में भी आया था। इसने उस आदमी के सर पे पैसे न देने की वजह से डंडा मारा और ये आदमी वहीं पर ही मर गया। और उस आदमी के मरने के बाद में इन्होंने उनकी ये थाने की जीप में बैठ के गए बाकायदा। इसकी मैंने पूरी रिकॉर्डिंग देखी थी। अब वो मेरे पास मुहैया नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, मगर उस दौरान के जो लोग होंगे वो इस बात को वहाँ के अलीगढ़ के लोग जानते हैं, वो मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इन्होंने ये चीज़ वहाँ करी थी। उसके बाद वो आदमी जब मर गया तो इन्होंने उसके फैमिली वालों को पैसे दे के और थाने में सेटिंग करके ये जेल नहीं गए। मर्डर करने के बाद में ये जेल नहीं गए। यही तो सारा खेल है कि ये जेल नहीं जाते हैं, सारी चीज़ें करने के बाद, और उनकी जगह दूसरे लोग जेल जाते हैं। ये दूसरे लोगों को टारगेट कर देते हैं, अपनी जगह उन केसेस में दूसरे लोगों को फँसा देते हैं। वो आदमी मर गया, घर वालों ने कोई कुछ नहीं करा उसमें। गरीब लोग थे, उन्होंने पैसा लेके अब इन्होंने क्या दिया, क्या लिया आई डोंट नो, उन्होंने उन लोगों को रफ़ा-दफ़ा कर दिया। इस तरीके से ही ये अपने सेटलमेंट्स किया करते थे, जब कोई काम बिगड़ जाता था इनसे। उसके बाद इनकी बहुत सारी हत्याएँ हुई, ज़मीनें, इन्होंने अपने घर में पूरा कब्रिस्तान जो है दबा रखा है, जिसमें इनकी शायद रिहाइश है आई थिंक। और वो शायद देखिए मैं इतना वो नहीं कर सकती, मगर कि मैं आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, जितना कि मुझे पता है, मैं आपको उतना बताऊँगी कि लोग जो इन्हें बहुत इज़्ज़तदार समझ रहे हैं और समझ नहीं रहे, जानते सारे लोग हैं इनके बारे में। वो डर की वजह से इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इन्होंने वहाँ पे ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है। हमें ही दफ़ा कर दिया अलीगढ़ से इन्होंने। ये डरते थे कि ये 5 भाई हैं, छोटे-छोटे हैं मगर ये बड़े तो होंगे कल को। इन्होंने हमारे साथ इतनी हरकतें करी, मैं बताती हूँ। तो इन्होंने अपना वहाँ पे ऐसा डर का माहौल बना रखा है कि इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता क्योंकि पुलिस इनके साथ कुछ करती नहीं। स्टाफ इनकी जेब में रहता है। ये जहाँ चाहते हैं, जिससे चाहते हैं उसे उठवा देते हैं, जिससे चाहते हैं उनके घर पुलिस भिजवा देते हैं। जब चाहते हैं तब पुलिस थाना किसी की कंप्लेंट नहीं लेगा इनके खिलाफ। ऐसी ज़बरदस्त तो इनकी सेटिंग है। यहाँ तक के जो बड़े ओहदे पे लोग आते हैं वो भी इनकी बात सुनते हैं, जाते ही उनकी सेटिंग्स कर लेते हैं सारी। भाई जिस पे पैसा है अल्लाह ने हराम का दे दिया उन्हें बेहिसाब। जब बस किस्मत थी उनकी मिल गई, मार लिया दूसरों के ज़मीन जायदाद और मार के अमीर बन गए। अब नेक बन रहे हैं, अब आ गए सत्ता में, अब तो पर्चा क्लीन हो चुका है उनका, व्हाइट कॉलर हो चुके हैं, कुछ नहीं कह सकते। मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस इस बात का है कि लोग इतनी तकलीफ़ें इनके ज़रिए उठाते रहे मगर किसी ने कभी इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ उठाई होगी जिन-जिन लोगों ने, उनको ये या तो मरवा दिया करते थे या उनको इतना डरा धमका देते क्योंकि 5-7 भाई हैं ये और भी इनके घर के ख़ानदान के लोग इन्होंने यहाँ पे सेटल कर लिए हैं ताकि लोग डरें। इनकी मेजॉरिटी है यहाँ पर काफ़ी बड़ी, पुलिस में बात है। तो हमारी तो कंप्लेंट भी नहीं लेता था कोई, हम जाते थे क्योंकि बच्चे थे तो नॉलेज नहीं थी कि कंप्लेंट नहीं लेते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या करना होता है। पुलिस हमें भगा दिया करती थी। उस दौरान एक अकमल नाम का आदमी था, पुलिस में था वो, दरोगा था आई थिंक उस दौरान। और वो एक राकेश थे और ज़हीर थे, एक फ़िरोज़ थे और बहुत सारे कई सारे पुलिस वाले थे। आप सोचिए आज से 18 साल पहले ज़रा हम कितने बड़े रहे होंगे। 2008 में मेरे अब्बा ने मेरे भाई को घर से निकाल दिया क्योंकि वो फ़ेल हो गया था। यही वजह, घर तबाह बर्बाद हो गया। अपने बच्चों को कभी कभी घर से नहीं निकालें, घर में रख के आप उन्हें उनसे मज़दूरी करा लें मगर कभी किसी को निकालें नहीं। मेरे अब्बा ने उसे घर से निकाल दिया, वो इनके पास चला गया। फैसल मुस्तफ़ा, फ़हद मुस्तफ़ा, ये यही काम करते हैं ये कि छोटे-छोटे जो नए लड़के होते हैं, ये जोश वाले होते हैं और इनसे उल्टे-सीधे काम कराओ। फिर ये जब आपके खिलाफ होने लगें कि हम नहीं करेंगे, तो फिर इन्हें फँसा दो, पुलिस में दे दो इन्हें। इनके ऊपर इतने केस लगवा दो कि कल को पुलिस या तो इन्हें जेल में डाले रहे या पुलिस इनका एनकाउंटर कर दे। 7-8 की बात है, शायद 8
या नो के, आई डोंट नो। तो अमीन निशा में एक झगड़ा होता है। अमीन निशा में एक झगड़ा होता है, तो उस झगड़े में इनके भाइयों का झगड़ा होता है वो। फिर वो झगड़ा जो होता है, वो झगड़ा एक्चुअल में होता है शमशाद के पास की कोई जगह है, जो कॉलोनी है वहाँ की, जो मेडिकल रोड से अंदर कॉलोनी जाती है, मैं नाम भी जगहों के भूल चुकी हूँ। तो वहाँ पे अंदर एक लड़का था, मुझे याद नहीं है, तो इन्होंने उस लड़के के गोली मारी। जो गोली लगी नहीं, वो उसके हाथ के या कहीं से पास से होके इंजर्ड हो गया, मगर वो हो गई। अब उसमें बहुत फजीता पड़ा। अब फजीता हो गया, रिपोर्ट हो चुकी थी, सारी चीज़ें, नाम दर्ज नहीं हुई, क्या हुआ मुझे पता नहीं, मुझे ठीक से। और उसमें इनका भाई जावेद था, और जावेद था, और ये सारे लोग थे, मुझे नहीं मालूम है। और भी लोग थे शायद, मुझे नहीं पता है। और कम से कम 18 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। इन्होंने उस लड़के को गोली मारी, फिर उन्होंने उससे सेटलमेंट करी। सेटलमेंट करने के बाद में अब किसी को तो जेल भेजना था, क्या करें, किसे भेजे। मेरे भाई को मेरे बाप ने घर से निकाल रखा था, इनके पास रहता था वो। ये उससे क्या करवा रहे थे, इन्होंने अपने कई सारे झगड़े उससे करवाए। ये अपने भाइयों के साथ उसको बिगाड़ रहे थे, तमंचा लगवा के, बकायदा छोटे छोटे बच्चों के साथ करते थे ये। अब मुझे पता ही नहीं है करते हैं, अब ये तो बड़े लोगों को सपोर्ट करते हैं। तमंचा लगवा के, मेरा भाई बताता है कि तमंचा बंदूक के बाद पिस्टल लगा के कहते थे करो, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कंप्लेंट नहीं होगी। इन्होंने अपने भाई को बचाने के लिए, और फैसल मुस्तफ़ा का भाई फहद मुस्तफ़ा, फैसल मुस्तफ़ा का भाई फहद मुस्तफ़ा, उसका एक केस हुआ 307 का या कोई केस था, मुझे नहीं मालूम है। इन दोनों लोगों ने मिलके मेरे भाई फहद को शमशाद में, वो अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था वहाँ पे, और बहुत छोटा था वो उस टाइम, शायद 9th या 10th में था, मुझे आइडिया नहीं, मैं भूल गई हूँ मैं। हाँ 9th या 10th में था उसका, वो फॉर्म भरने के लिए बोल रहा था 11th के लिए। तो उस टाइम इन्होंने शमशाद से इसे उठाया, हमें नहीं मालूम है क्या हो रहा है। वो घर से अच्छा खासा मेरे सामने गया, मुझे अजीब लग रहा था वो उस दिन, पता नहीं क्यों। बस मुझसे मिलके गया है वो घर से। अब्बू उस दौरान थे नहीं, जब अब्बू नहीं होते थे तब ये घर आता था कभी कभी। तो ये मिलने आया, तो कुछ परेशान सा था। मैंने कहा क्या हुआ, तो बता नहीं रहा है कुछ। मैंने क्या हुआ है, कह रहे यार वो लोग ना मेरे पिस्टल लगा देते हैं, और यूँ कहते हैं इन लोगों के साथ चले जाओ, मेरे भाइयों के साथ फलानी जगह लड़ाई है, फलानी जगह लड़ाई है। तो मैंने कहा ये बात मैं अब्बू से बात करूँ क्या। तो कह रहा यार अब्बू नहीं समझेंगे, अब्बू ने मुझे निकाल दिया, मैं आ जाऊँगा कुछ दिन में। और ये सब चलता रहता है, कोई वो नहीं है। मुझे टेंशन हो रही है बहुत यार, ये लोग पता नहीं क्या मेरा मिसयूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इरम। मैंने कहा देखो तुम खाना खाओ, और मैं इस टाइम इतनी समझदार नहीं थी, मगर मेरा भाई था, मुझे उसको देख के अफसोस होता, मैंने उसे गले लगाया। बस उसने देखा कि अब्बू के आने का टाइम हो रहा है, तो वो जा रहा था, शमशाद पे बैठा जाके। वो जब मैं छूट के आया, उसने मुझे सारी बातें बताई कि इरम मैं जब वहाँ से तुम लोगों के पास से मिलकर गया, अब्बू के आने से मतलब अब्बू का मेरे इतना घर में खौफ था कि वो उनके आने से पहले पहले वो चला जाता था बेचारा हमसे मिलके, खाना वाना खा के कभी आ गया खा लिया, वरना इन्हीं के घर खाना खाता था वो। कहाँ रखे थे ये मुझे पता नहीं, कह रहा था मुझसे। फिर ये जाके शमशाद पे बैठा किसी के पास, ये उठा के ले गए उसे। इनकी बीवी ये अपने घर पर ले गए वहाँ। इनकी बीवी गेट पे खड़ी हुई थी, इन्होंने बहुत कहा कि ये भाभी ये पुलिस मुझे क्यों पकड़ रही है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तो फिर उसे पता ही नहीं था कि ये कुछ कारनामा कर चुके हैं। ये जो लड़के जिसकी गोली मारी थी इन्होंने शमशाद की तरफ, वो इनसे सेटलमेंट हो गया, मगर कंप्लेंट हो चुकी थी, किसे भेजें। उधर फहद मुस्तफ़ा वाला जो केस हो चुका था वो वाला। और मेरे भाई को गाड़ी भी नहीं चलानी क्योंकि वो छोटा था उस टाइम, उसे और ना ही हमारे पास कोई वैसी बाइक थी, पीले रंग की करिश्मा थी उस टाइम, करिश्मा चाहिए थी, फहद मुस्तफ़ा के पास थी वो। अब इन लोग एक हो गए, अभी सोचे किसे फंसाएं, किसे रखें, कोई है नहीं। इन्होंने पुलिस में पकड़ के मेरे भाई को दे दिया। इनकी वाइफ बाहर खड़ी हुई थी, इन्होंने बहुत कहा भाभी ये देखिए मुझे पुलिस क्यों लेके जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो हंस रही हैं देख के, और इन्होंने मेरे भाई को पुलिस में दे दिया। और 307 के केस 1 या 2 मुझे नहीं मालूम है, इन्होंने लगा दिए, पुलिस ले गई। पुलिस की भी वाहवाही करती हूँ मैं कि दूसरों की ज़िंदगियाँ तबाह करने से पहले आप लोग
अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के बारे में सोचा करिए। ये मत सोचिए कि कोई देख नहीं रहा या कोई आप इस पोजीशन पे आपका बिगाड़ नहीं रहा। आप ऊपर वाले की पकड़ से बच नहीं सकते। दुनिया से जाने से पहले आप वो देखेंगे कि आपको अल्लाह ताला आपकी औलाद के ज़रिए दिखा देगा वो सब इंशाल्लाह। पुलिस में दे दिया, जेल में बंद हो गया। उसके बाद ये हमारे घर आते हैं नवेद भाई इनका, कि वो पुलिस काउंटर कर देती इनका, इसलिए हमने उसे बंद करवा दिया। अम्मी बोली क्यों कर देती काउंटर उसका, बदमाश है वो, छोटा सा बच्चा, और तुमने उसे अपने घर में रख रखा है, तुमने उसे मेरे घर क्यों नहीं छोड़ा। उसके अब्बा नाराज है, उसे गुस्से में निकाल दिया था घर से, और तुम कैसे उसे घर में रखे हो अपने, और तुमने उसे घर पे क्यों नहीं भेजा अभी तक, और तुम उसका मिसयूज ले रहे हो हैं। हमने जब ऐसे कहा तो ये लोग बुरा मान गए, क्योंकि मेरा भाई मुझे जाके अम्मी को मुझे बता चुका था कि ये उसके जेब में पिस्टल लगा के कार में बिठा के घुमाते हैं इसे, और कभी तमंचा देते हैं, कभी बदल बदल के कह देता वो पता नहीं क्या लगाते थे, और गड़बड़ाई होती थी कहता है ज़बरदस्ती कहते हैं जाओ उसके साथ में लड़ो। लड़ाई झगड़े से शुरुआत में कई सारे में इसका नाम आने लग गया ऐसे ही करके। फिर ये करके जब वो जेल में बंद हो गया मेरा भाई, फिर मेरे अब्बू ने इसका काम करवाया। 2008 की बात है शायद ये। जब वो इसका काम करवाया तो इसे घर पर ले आए। वो घर पर जब ले आए इसे, तो एक पुलिस वाले थे सिविल लाइन थाने के, मुझे उनका नाम याद नहीं है, मगर बहुत अच्छे आदमी थे वो कम पोस्ट के थे, मुझे पता नहीं है, आयु वगैरह नहीं थे, मगर वो उन्होंने हमसे एक ही बात बोली कि जो जिन लोगों के अंडर में आपका बच्चा भी कुछ दिन रहा है ना, इन्होंने कई सारे केसेस लड़ाई झगड़े जो करें, और जहाँ ही ज़मीनें ज़ब्त करने जा रहे हैं, जा रही आपके बच्चे को भी ले आते थे और लोगों के साथ में। आपके बच्चे के खिलाफ इन लोग ना कई सारी चीज़ें बनवाने के चक्कर में आप अलीगढ़ छोड़ दिए। हमारे अब्बू को नहीं आई समझ में ये बात, हमारी बर्बादी वहीं से शुरू हो गई थी। उस टाइम मेरा भाई दिल्ली चला गया। यहाँ एक विक्रम थे, तो उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, क्राउन प्लाजा वगैरह जो बने हुए हैं ये उन्हीं के काम उसमें थे, जिसमें फैसल मुस्तफ़ा जो हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ ना, उनके साथ के थे ये। तो यहाँ दिल्ली में रहते हैं वो। अब मुझे तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, क्योंकि ये भी साल 18-20 साल पुरानी हो गई। तो यासर उनके अंडर काम करता था। तो जब यासर चला गया तो यासर वहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में लग गया, इसे टाइफाइड हो गया था। फिर थोड़ा तबीयत ख़राब हुई तो ये यहाँ पर आ गया अलीगढ़ वापस। फिर ये चला गया, तो फिर मैंने इससे यासर से कहा तुम एक काम करो, फ़हाद अब घर में है तो तुम इसे भी अपने साथ लेके चले जाओ, ये भी वहाँ कुछ काम कर लेगा। मगर इसका डेट वेट का थोड़ा सा मसला रहता था, कभी कभी इसे थोड़े दिन में डेट करने जानी होती थी। अब मसला तो लग चुका था हमारी जान को। मुझे देख के अफसोस होता था। अब्बू ने इसका एडमिशन नहीं कराया, ये चाह रहा था 11th में इसका एडमिशन हो जाए, तो बीई में एडमिशन लेना चाह रहा था। ये पढ़ने में बहुत तेज़ है माशाल्लाह, इसकी इंग्लिश वगैरह सब, मतलब मैं कुछ नहीं थी, और इसे सारी, ये छोटा सा था तब से ये मोटर्स, ये इंजीनियर बनना चाहता था, तो ये बहुत सारी मोटर्स वगैरह जोड़ के ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता था पहले बचपन में। और यासर को बिज़नेस में इंटरेस्ट था हमेशा, वो पढ़ने में ज़्यादा वो नहीं था। तो यासर और सद्दाम दोनों को कारोबार में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो अब्बू कार वाला जो हमारा काम था, हमारी जो ट्रैवलिंग में कारें चला करती थी, तो अब्बू यासर को ड्राइविंग भी सिखा रहे थे। कई बार गाड़ी के कई एक्सीडेंट्स भी करे उसने, मगर उसको नहीं हुआ। तो वो सोचा कि अब मैं कैसे ट्रैवलिंग एजेंसी चलाऊँगा, मुझसे खुद भी चलानी है। अब्बू ने सोचा कि थोड़ा सा भी चलानी आ जाए। खैर अब्बू ने इनको इनकी सेफ्टी के लिए यहाँ से हटा के दिल्ली भेज दिया। ये यहाँ रहे, इन्होंने काम करा दिल्ली में रहते हुए। अब आप सुनिए, दिल्ली में रह रहे हैं ये, अलीगढ़ में ट्रेन लूट, चेन लूट, 307 के पता नहीं कितने मुकदमे, मुझे नहीं मालूम है। 105 केस थे पांचों भाइयों पे प्लस अब्बू। एक इंसान गलत है घर का, 2 गलत हैं, 3 गलत है, सारे गलत हैं, हम भी गलत हैं। बस लापरवाही हमारे अब्बू की रही कि हमारे अब्बू ने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया उस वक्त, और हमें लापरवाही से उन्होंने छोड़ दिया, और वो अपने बिजनेस में पैसा कमाने में रहे। ये हमें हमारे किसान का बच्चा बताते हैं कि हमारे अब्बा किसान।
मैंने आपको शुरू से बता दी इनकी पूरी लाइफ स्टोरी। हमारे अब्बा के नैयर पैलेस में, वीनस टावर में, सुरूर अपार्टमेंट में, बरगद हाउस में हमारा घर था जिसके 3.5-4 करोड़ रुपए, 4-4.5 करोड़ रुपए अभी लग चुके हैं। वो सारे घर हमने बेच दिए थे उस टाइम, तो कम कीमतों में बिके थे और हमने सब अपना ख़त्म करके वहाँ से, और अब्बू हमारे अपना बिजनेस में पैसा लगाए, वो कोर्ट कचहरियाँ स्टार्ट हो गई थी तो उसमें खर्च होता चला गया, केस पे केस लगते चले गए। हम दिल्ली में हैं, मेरे भाई, मैं नहीं थी दिल्ली में उस टाइम, उस दौरान अब्बू ने इनको जब भेजा था तो फहद यासर दिल्ली में है और पुलिस हमारे घर आ रही है कि फहद यासर ने क्राइम करा है। हम कह रहे हैं फहद यासर तो यहाँ है ही नहीं, अब हम कैसे प्रूफ करें, कैमराज भी नहीं होते थे उस टाइम, कि फहद यासर तो यहाँ रहते ही नहीं है, बहुत लंबे टाइम से कहीं और रहते हैं, वो काम करते हैं। और क्या करें समझ नहीं आ रहा, केस पे केस बढ़ रहे हैं, 2, 10, 15, 20, 25, एक दिन में 10 केस हो रहे हैं, एक थाने के, एक एरिया के। अगर क्वारसी का एरिया में या सिविल लाइन के एरिया में 10 केस हुए हैं एक दिन में, 10 के 10 लग रहे हैं, जुबैर पे लग रहे हैं, सद्दाम पे लग रहे हैं, फहद पे लग रहे हैं, यासर पे लग रहे हैं, 105 केस। मैं शान भाई को मैं सोचती, मैं मतलब मुझे बहुत टाइम तक यकीन नहीं आता था वो इस तरीके से ये लोग करते हैं, मगर मैं सच बता रही हूँ, आप मेरी जिस दिन ये वीडियो देखेंगे ना, आपको एहसास होगा कि आपने अपनी थाली में छेद करा है, आपने उस थाली में छेद करा जहाँ कभी आप हमारे साथ आके बैठ के खाना खाते थे। हम आपको भाई बोलते थे, छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने थे हम आपके आगे। आपने और आपके साथ वालों ने मिलके जो ये हरकत करी, आपकी औलाद है वो बड़ी होगी और आप खुद, आपके घर के लोग, आपके साथ देने वाले लोग, सबको मर के अल्लाह के घर जाना है। आप इस दुनिया में पैसे खर्च करके हमारे पीछे पुलिस लगा के या हमारे पर केस लगवा के हमें मरवाने की कोशिश करें, मर जाएं हम, अगर मरेंगे हम अल्लाह के चाहने से, इज्जत की आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि बुरा नहीं करा किसी के साथ भी। छोटी मोटी मेरे भाइयों के लड़ाई झगड़े जैसे बच्चों के लड़कियों के हो गए, वो भी आपके कहने से, ठीक है, आपके कराने से, जो आप लोगों ने सब कराए। मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं है, मुझे इतनी तकलीफ है कि जो लड़की जिसने कभी घर और स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, आज मुझे क्या करना पड़ रहा है। मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि मैं कभी घर के बाहर की दुनिया देखूं। मैं सोचती थी मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे, मैं अपने शौहर के साथ एक अच्छी लाइफ गुजारूंगी। मेरी 2-2 तलाकें हो गई, दूसरे हस्बैंड को तो मैंने खुद ही छोड़ा परेशान होके। क्यों? जब आपके साथ में फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो आपको आपके अज़वाज, आपके शौहर, आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान वाले, आपके फैमिली वाले लोग परेशान करना शुरू कर देते हैं। आप थोड़े परेशान हो जाइए, बस कोई बात हो जाए, अल्लाह ना करे आपकी ज़िंदगी में, बस दुनिया परेशान करना शुरू कर देगी आपको। खैर, केस लगे, अब वो लगते चले गए, बढ़ते चले गए, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है ये। ऐसे करते करते यासर आया एक दिन, यासर को डेंगू हुआ, जब दूसरी बार में तबीयत ख़राब हो गई, दिल्ली में बहुत डेंगू चल रहा था उस टाइम। तो उस दौरान वो हुआ करते थे, क्या नाम है उनका, खुर्रम भाई, जिनका इंतकाल हो गया है, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता था यूनिवर्सिटी में, ख़त्म हो चुके हैं वो, जिनके साथ में है जावेद कटिया वगैरह ये लोग, ठीक है। तो ये दानिश राव और जावेद कटिया, इन लोगों ने मेरे भाई सद्दाम को और मेरे भाई यासर को इन्होंने पकड़ा। मेरा भाई फहद उस टाइम जेल में दोबारा जा चुका था, अब्बू ने दोबारा से जेल भेजा था उसका केस ख़त्म कराने की वजह से, ठीक है, क्योंकि केस लगते चले जा रहे थे, क्या करते। इन्हें पकड़ा दोनों को। मेरे अब्बू का एक स्कूटर था एटर्नो करके, तो मेरा भाई वो ले गया था, कहीं जा रहा था, इन्होंने पीछा करा सर सैयद नगर में उसका, 15-20 लड़के बाइक लेकर, उसने मुझे फ़ोन करा घर पे, किसी के बिल्डिंग, किसी के घर में घुस गया था वो। इन्होंने सद्दाम को पकड़ लिया, इन्होंने उसे चेयरों से मारा, इन्होंने उसे लात घूंसों से मारा। मेरा भाई बेहोश हो रहा था और फिर उसे पानी पिला रहे थे, फिर वो होश में आ रहा था, फिर उसे पानी पिला रहे थे, फिर होश में आ रहा था, और उसे पूरा ज़ख्मी करके इन लोगों ने उस पे केस लगा के
और उसे जेल भेज दिया, सद्दाम को। फिर उसके बाद इन्होंने यासर को पकड़ने की कोशिश की, मगर यासर किस्मत से एक घर में घुस गया था। तो उनकी आंटी ने मुझे फ़ोन करा हमारे फ़ोन पे, और फ़ोन करने के बाद में यासर ने मुझे बात करी, वो चीखें मार-मार के रो रहा था, तो मैं भागी, तो मैंने इन लोगों को वहाँ सर सैयद नगर में पकड़ लिया सबको, मेरी अम्मी ने। तो इन्होंने हमसे बदतमीज़ी करी वहाँ पर। ये फैसल के साथ के सारे लोग थे, फ़हद मुस्तफ़ा, फैसल मुस्तफ़ा, जावेद कटिया और खुर्रम, इनके साथ के और भी लोग थे। ये सब सब एक हैं ये, और दानिश राव, ये सब दानिश राव और ये सब, इन्होंने मेरे भाई को थाने में दे दिया। और सद्दाम उस टाइम कुछ 16-17 साल, 15-16 साल का था, ज़्यादा नहीं। दे दिया उसे। फ़हद गया, सद्दाम भी चला गया। यासर बच गया क्योंकि अम्मी और मैं वहाँ पहुँच गए। हम और अम्मी यासर को लेकर आए, उसको डेंगू हुआ था, बीमार था वो उस टाइम। मैं उसको घर में रखी, तब थोड़ा-सा उसका तबीयत ठीक हुई, फिर हमने उसको दोबारा वापस दिल्ली भेज दिया। फिर यार मुझे तो उस टाइम आता नहीं था कुछ, ये कोर्ट कर, मैं कभी घर से निकलती नहीं थी, मुझे सिर्फ़ स्कूल या घर देखा था मैंने। तो ये सब होता रहा, यासर वापस चला गया, फिर अब्बू ने इन लोगों का थोड़ा-सा कुछ काम कराया। फिर उसके बाद मेरी 2010 में शादी होने का हुई। मेरी शादी हुई थी वहाँ पटवारी नगले में। तो मेरी रिश्ता जब लगा तो ये लोग वहाँ पे उनके घर पे ही बताने चले गए कि मेरे भाई जेल में हैं, कि हमारे साथ कुछ अच्छा ना हो जाए, हमारे घर में शादी हो रही है। और आप यकीन मानिए, मेरे भाई को, फ़हद को, यासर को, वो फ़हद को सद्दाम को अब्बू ने जेल से निकाली है मेरी शादी से पहले। ये सब ना 1 साल के अंदर हुआ। मेरी शादी होनी थी, मेरी मेहंदी चल रही थी, और हमारे घर पुलिस आ जाती है, एक हमें ज़लील करने के लिए, ताकि हम लोग इतने परेशान हो जाएँ कि हम अलीगढ़ छोड़ के भाग जाएँ। क्योंकि इन्हें डर था कि हमने जो इनके साथ कर दिया है, ये 4-5 बहन-भाई हैं, ऐसा ना हो ये हमसे बदला ले लें। अब ये हमें परेशान करवा रहे हैं पुलिस से। पुलिस आती है हमारे घर, फ़ार यासर कहाँ है? फ़ार यासर कहाँ है? कोई बात नहीं, अभी छूट के आए वो। और यासर छत पे से कूद के भाग रहा है, सद्दाम छत पे से कूद के भाग रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं चीखें मार रही हूँ, क्या हो रहा है ये? मैं उस टाइम इतनी तेज़ नहीं थी। जैसी मैं अब बोती तो इनकी खालें उधेड़ देती मैं उस टाइम। मैं लात मार के घर से इन्हें निकालती, इन्हें बताती फिर मैं कि मैं क्या हूँ। कहाँ है फ़ार यासर? हम उस टाइम सर्च वारंट ये सब चीज़ समझते नहीं थे। अब हमारा पूरा घर मेहमानों से भर रहा है। ऐसा ज़लील ख़्वार इन्होंने हमें कराया। मेरी मेहंदी के लिए मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं। उसके बाद ये चले गए हमें ज़लील करा के। नीचे वो दम मचाते हैं कि ये लोग ऐसे हैं, कि ये लोग वैसे हैं, इनके बेटों का बदमाश बनना है, इनके बेटे बदमाश बनना चाहते हैं। कौन बना रहा बदमाश, ये नहीं बता रहे हैं। यहाँ से शुरुआत हो गई है। उसके बाद ये होता है, फिर मेरे भाइयों को मेरी शादी हो जाती है। 1 साल तक यही चलता रहता है। 1 साल बाद मेरा शौहर मुझे तलाक दे देता है। एक्चुअली मैं खुद तलाक लेती हूँ वहाँ से, क्योंकि मैं वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, और उसका बहुत ज़्यादा वॉयलेंट नेचर था। क्योंकि मेरे घर में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो मेरी इस बात को लेके मेरे साथ मारपीट करता था। मैं नोएडा में रहती थी उसके साथ में। ससुराल वाले मेरे बहुत अच्छे थे सारे, वो लोग भी उससे परेशान होते थे कभी-कभी। खैर मैंने उससे वहाँ से खुला हुआ मेरा, डिवोर्स हो गया मेरा। वहाँ से मेरे पास मेरी खुद की अपनी कुछ ज्वेलरी थी, मैंने उसमें से एक सेट बेचा। अब्बू से मेरी बनती नहीं थी शुरू से, क्योंकि अब्बू सपोर्ट नहीं करते थे ठीक से। मैं चाहती थी मेरे अब्बू लड़ें इन सब चीज़ों के लिए। मेरे शुरू से मिजाज ही रहा है, कोई गलत बात देखो तो उसके लिए लड़ो, उससे बचने के लिए शॉर्टकट्स नहीं ढूंढो, लड़ो उससे खड़े होके सामने। मर जाता है आदमी, मरने से आगे कुछ नहीं है, मौत से आगे कोई चीज़ नहीं है। मरना है आपको एक दिन, लड़के मरिए। खैर कुछ नहीं था, फिर मैं डिवोर्स ले ली। फिर इन्होंने मेरे भाइयों के, वो जो मैंने आपको बताया ना मेरी मेहंदी में आए थे, उसके बाद ये चलता रहा। इन्होंने और केस लगवाए, ऐसे करते ना 30-40 केस लगवा दिए इन्होंने उस दौरान। 30-40, एक केस नहीं झेल पाता है आदमी। फिर 30-40 केस लगवाए तो इनके ऊपर इनाम करा दिए इन्होंने 6-6 हज़ार के, ताकि पुलिस इन्हें मार दी। ये किया इन्होंने मेरे भाइयों के साथ
किस लिए करा? क्योंकि जो इन्होंने मेरे भाइयों को पकड़वाया था, जेलों में नाजायज़ भरवाया था, नाजायज़ केस लगवाए थे, तो ये डर चुके थे कि ये 4-5 बहन-भाई हैं, ऐसा ना हो जाए कि कल को ये हमसे बदला लेके हमें मार दें या यहाँ पे कहीं इनका कोई बड़ा नाम हो जाए। ये वाली इनके ज़हन में चीज़ थी और ये हमारे साथ नहीं करा इन्होंने। उस टाइम के इनके गुड्डू पप्पू के बहुत ज़बरदस्त दुश्मनी हुई क्योंकि इन्होंने इनकी ज़मीनें मार लीं। समझ रहे हैं आप? उस टाइम इन्होंने इनकी ज़मीनें मार रखी थी, इनके आपस में भी हो गई और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पनपना चाहते थे, बदमाश बना रहे, बड़े लोग ये उनको भी डरा के रखते थे, क्योंकि ये कई सारी मेजॉरिटी थी इनकी। खैर मेरे भाइयों को लेके मैं दिल्ली आ गई, रातों रात मैं वहाँ से निकल आई, मैं अब्बू को छोड़ दिया मैंने वहाँ से, अम्मी को, अपने भाइयों को लेके मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ा। 1 महीना 2 महीना पता चला कि वो इनाम करा दिया है। बहुत बड़े बदमाश हैं। पुलिस हमारे मुँह पे आके कह रही है, कितने बड़े हैं? मैं बता रही हूँ, एक 14 साल का है, एक 16-17 साल का है, एक 15 साल का है। कह रहे हैं ये तो हमें बता रहे हैं कि दिल्ली वाले बता रहे थे हमें ये बात, कि ये तो बता रहे हैं कि वो तो 25-25, 30-30 साल के लड़के हैं। हमारी हाइट पर्सनैलिटी हमेशा से लंबे चौड़े थे हम लोग। 18 साल पहले सोचिए ज़रा कितने रहे होंगे। सद्दाम उस टाइम शायद 6th या 7th में था और फ़हाद और यासर दोनों सेम क्लास में थे, 9th में या 8th में दोनों। नहीं सॉरी, उसमें 10th क्लास में थे क्योंकि 11th का फॉर्म भरने वाले थे ये। फिर पढ़ाई छूट गई थी तो 1 साल निकल गया था उसमें। तो फिर उसके बाद जो है अब दिल्ली पहुंच गई पुलिस हमारे पास, इनाम करवा दिया है। कैसे पहुंच रही है पुलिस? इतनी फुर्सत तो नहीं पुलिस के पास, पैसा दिया जाता है कि मारो वरना अगर ये जिंदा रहे ये हमसे बदला लेंगे। ये दिल में बैठ गई इनके, आज तक बैठी हुई है। इतना डरते हैं पता नहीं। अरे मारने के लिए टाइम लेता है क्या आदमी? मार मुर के छुट्टी काटो, आज मार लो। हमने इनकी दी हुई चीजें झेली और झेल रहे हैं स्टिल। 105 केस 5 भाइयों पे प्लस मेरे अब्बू के लगाए। ठीक है, दिल्ली आ गई पुलिस, मेरे भाई नहीं मिले क्योंकि वो घर रहते नहीं थे, अम्मी हम लोग रहते थे, हमने वहां से हटा रखा था इन्हें। मेरे भाइयों को बाड़ा हिंदू राव से पुलिस ने डिटेन कर लिया इनके साथ में मिलके। तो दिल्ली पुलिस का जब दिल्ली से अरेस्ट किया तो इनके पास उस टाइम कुछ पैसे थे, कुछ सामान थे और इन्होंने वहाँ यहाँ पे जब हुआ तो इन लोगों को यहाँ पर पुलिस ने इनके लिए, इनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने भी 2-3 केस लगाए जो इनके केस ख़त्म हो गए। एक आध केस शायद था वो शायद वो रह गया या ख़त्म हो गया, मुझे आइडिया नहीं है, बहुत दिन हो गए, उस शायद वो केस ख़त्म ही हो गया। एक केस मगर इनका रह गया। ठीक है, वो केस हमने ख़त्म कराए इनके सारे करके। इसमें कितने साल लगे? ख़त्म नहीं हुए वो, 8 साल में जेल से छूट के आए। 8 साल। उस 8 साल में इन्होंने ज़ुबैर को क्रिमिनल बनाया। ज़ुबैर अलीगढ़ गया, फैसल मुस्तफ़ा रखे ज़ुबैर को अपने पास, सद्दाम को अपने पास, कि हमारे पास रह लो, थोड़े दिन में चले जाना अपने आराम से। अब्बू तो हमारे रखते नहीं थे क्योंकि हमारी माँ यहाँ आ चुकी थी। अलीगढ़ गए, बस पकड़ लिया, यहीं रहो, दे दिया पुलिस में, लगाओ जी लगाओ, केस लगाओ। 40-42 केस ज़ुबैर पे लगाए गए। एक एक थाने का एक दिन में जो 10-10 15, उस टाइम में एक कुआरसी थाने में एक दरोगा था अफसर, इनसे बहुत अच्छे कांटेक्ट थे ईशान मियाँ से। एक एक दिन में जब उसकी तफ्तीश निकाली जाए ना, जज ने फाइल फेंक दी थी इनके मुंह पे कि एक दिन में 10 क्राइम हो रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। कुछ कुछ तो ऐसे हो रहे थे सेम टाइमिंग के थे और बहुत दूर दूर के थे। वो 10 क्राइम किस पे लग रहे हैं? ज़ुबैर पे लग रहे हैं, सद्दाम पे लग रहे हैं। फ़ाहद यासर तो थे नहीं क्योंकि फ़ाहद यासर यहाँ पे दिल्ली जेल पहुंच चुके थे। अब इन्होंने ज़ुबैर को, सद्दाम को क्रिमिनल बना दिया। 15-20 केस सद्दाम पे लगा दिए और 30-40 केस ज़ुबैर पे लगा दिए। ऐसे करते करते करीब 70-80 केस पहुंच गए। अब थोड़ा टाइम गुजरा, फिर मेरा भाई सद्दाम गांव में था, वो
हमारे अब्बू ने अलीगढ़ छोड़ दिया था, तो वो गाँव में घर बना लिया था एक, तो वहाँ पे घर पे वो रहता था। अम्मी कभी-कभी चली जाया करती थी वहाँ पे, मैं तो दिल्ली में ही रहती थी ज़्यादातर। यहाँ न्यूज़पेपर था एक, हमारा हिंदुस्तान करके, उसमें मैं काम करा करती थी, एडिटर थी वहाँ पे मैं। क्योंकि उस टाइम मैंने एडवोकेट तो मैं अब आके बनी हूँ, पहले नहीं थी, सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा था मैंने उस दौरान। फिर उसके बाद मेरा भाई सद्दाम करीब 6 वहाँ से जेल से छूटने के बाद में, और ज़ुबैर को भी जेल भेज दिया गया था उसके बाद में, और सद्दाम को भी तो जेल से छूटने के बाद में ज़ुबैर तो दिल्ली आ गया हमारे पास, और जो सद्दाम था वो अम्मी अब्बू के पास गाँव ही रहा। हमने बहुत मना करा उसे कि यहाँ नहीं रहो, यहाँ खतरा है, नहीं माना वो। 6 महीने करीब वो ज़िंदा रहा जेल, 2010 सॉरी 15 के आसपास की बात बता रही हूँ मैं आपको ये। तो गाँव के लोग ये बताते हैं कि 7-8 लंबे-लंबे चौड़े लोग आए थे, जो इसको जो लड़के जो जब ये डेट करने आता था, इसके साथ के 2-3 लोग थे जिनके साथ ये डेट करने जाता था कभी-कभी। तो उनमें किसने फ़ोन करा इसे, क्या हुआ, ये कैसे, ये बाहर बाइक लेके गया है, जो हमारे गाँव का एरिया है वो 2 किलोमीटर बाहर है। 1 किलो 700 मीटर दूर का डिस्टेंस है हमारे घर से, जो हम बाहर सड़क पे आते हैं। जो गाँव होते हैं ना, गल अंदर को जाके एकदम गाँव चल के, पैदल चल के होते हैं, बीच में भट्टा भी पड़ता है। तो भट्टा जो था वो रोड पे था। तो भट्टे वालों ने बताया कि एक गाड़ी आई, उसमें 7-8 लोग थे लंबे-चौड़े, और अलीगढ़ नंबर गाड़ी थी, और उसमें कई सारे लोग निकले, और उसमें से सद्दाम को कई गोलियाँ मारी गईं, और मेरे भाई की जो बॉडी थी, उसकी लाश को वहीं फेंक के और वो लोग चले गए। गोली की आवाज़ें 7 थी, 8 थी, 10 थी, 15 कितनी लगी उसे। जब मैंने उसे देखा तो पूरे चेहरे पे उसके छेद थे, यहाँ बॉडी में छेद थे। उसका पोस्टमार्टम हुआ था, गला सीना चाक था उसका। उसकी बॉडी वहीं पड़ी रही। कुछ दिन पहले ही मैं उसकी तबीयत ख़राब थी, तो मुझसे कह रहा था, "इरम मुझे अजीब सा ख्वाब आ रहा है।" मैं गई हुई थी घर पे, कि पता नहीं ऐसा लगा मेरे पीछे कोई मारने के लिए भाग रहा है, डर भी रहा था। तो मैंने कहा मैं चलूँगी तेरी डेट कराने, परेशान नहीं हो तू। बहुत दिन से कह रहा था मुझसे कि मुझे डर सा लगता है इरम, पता नहीं। मैंने कहा मैं चलूँगी तुम्हारे साथ, परेशान नहीं हो। तो मैं उसकी डेट कराने की वजह से अलीगढ़ जाती थी गाँव, 5-6 घंटे का सफ़र पड़ता था वहाँ पे। फिर मैं अलीगढ़ गई, तो मैंने उसकी लास्ट डेट कराई। वाइट कलर की शर्ट पहना था वो, ब्लू जीन्स। और मैं उसकी डेट कराने के बाद में मैं घर आई, तो माशाल्लाह उसके चौड़े-चौड़े हाथ थे। उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैं उसके हाथ मुझे बहुत प्यारे लगा करते थे, मेरा भाई था वो। तो मैं उसके हाथों को प्यार कर रही थी कि सद्दाम मुझे तेरे हाथ बहुत प्यारे लगते हैं, गुदगुदे गुदगुदे। एक बार हाथ, उसी दिन मेरे हाथ में चोट लगी थी, जब ये निशान। तो मैं सो रही थी, तो सोते में मेरे क्रीम लगा रहा था, मैं एकदम उठ गई। मैंने, क्या कर रहा है? तो कह रहा है मैं तेरे क्रीम लगा रहा हूँ, खून निकल रहा है तेरी चोट में से। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मैंने अपने भाई को ज़िंदा खड़ा हुआ देखा। मेरे भाई डेट पे आए हुए थे दोनों, फारिया सर, और मेरा भाई उनके पास खड़ा हुआ था, और वो परेशान था। उसको जो कह रहा था मुझसे कि मुझे कोई मारने के लिए भाग रहा है, मुझे ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम कहीं जाओ नहीं, तुम घर में रहो, और जब भी तुम्हें डेट पे जाना होगा तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। ऐसा माहौल इन सब ने क्रिएट कर दिया था हमारे लिए। मेरे भाई भी दोनों जब डेट करने आते थे दिल्ली से, तो हम लोग उससे मिले। उस दिन मेरे भाइयों की और हम उसकी डेट सेम डे थी। तो मैं डेट करा के उसे वापस ले गई, तो बीच में बैठ के गया। फिर रास्ते में हमने एक जगह टिक्की खाई, तो वहाँ खड़े होने में वो डर रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा, तुम घर चलो। मेरे आने के 5-6 दिन बाद ही उसका मर्डर हो गया। उसके बाद में मैं अपने मुझे घर पे
ये कहने लगे घर वाले कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, तुम आ जाओ, और बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, मुझे नहीं पता कि वो मर गया है। मुझे नहीं पता कि वो मर गया है मेरा भाई, मुझे नहीं पता कि मेरा भाई मर गया। मेरे घर वाले कह रहे हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, तुम लोग आओ वहां से। जुबैर मेरे पास था वहां पर। मैं दिल्ली से आधे रास्ते में थी तो मुझे पता चला कि सद्दाम का मर्डर हो गया है। मैं वहीं बेहोश हो गई। फिर हमारे कुछ रिलेटिव नहीं थे, मेरे भाइयों के कुछ दोस्त मुझे, मैं वहां बेहोश पड़ी थी पेट्रोल पंप पर, वहां से लेने आई। जब मैं घर पहुंची, गांव में मेरी माँ रो नहीं रही थी और वो ना मुझसे बोल रही थी, और वो मेरे भाई की बात कर रही थी कि उसके लिए तख्ते ले आओ और उसका कफन ले आओ। मेरे भाई के कफन और उसके तख्ते बुलाए जा रहे थे और मेरी माँ मंगवा रही थी, क्योंकि मेरे अब्बा मेरे भाइयों का मेरे अल्लाह न करे मेरे भाई का हॉस्पिटल वहां पर पोस्टमार्टम के लिए गए हुए थे। मेरे भाइयों को नहीं पता था कि ऐसा हो गया। जब मेरे भाई की डेथ हुई तो हम लोग वहाँ से दिल्ली से, मैं और ज़ुबैर और उसकी वाइफ, क्योंकि ज़ुबैर ने उस टाइम लव मैरिज कर ली थी, तो हम लोग दिल्ली से वापस आए। और दिल्ली से वापस आने के बाद में जब सद्दाम घर पर आया, उसकी मिट्टी हुई, उसके नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे के नेक्स्ट डे, एक आध दिन में या उस नेक्स्ट डे, मुझे याद नहीं है, मैं अपने भाइयों के पास कोर्ट पहुंची। मैं अपने भाइयों से जाकर रोई, मेरे भाई उसको देख नहीं पाए। हमारे वकील ने, दिल्ली वाले ने, उनकी कस्टडी पैरोल नहीं कराई, क्योंकि मैं उस टाइम अपने हालात में नहीं थी, और उन्होंने ये नहीं कराया। क्यों नहीं कराया मुझे नहीं पता। मेरे भाई अपने भाई को नहीं देख सके। बहुत पैसे वाले, बहुत बड़े बदमाश थे मेरे भाई, और वो अपने मरे हुए भाई को वो नहीं देख सके। ये अभी कुछ नहीं है, मैं बताती हूँ आपको। खैर, मैं उनके पास पहुंची, वो भीड़ देख के समझ गए। आधे हमारे अलीगढ़ के जान पहचान के, हमारे रिश्तेदार, हमारे सारे जानने वाले दोस्त, अहबाब, हमारे सारे लोग सब कोर्ट पहुंच गए। जिंदे पे कोई नहीं था हमारे साथ। हम जिंदा हैं, हम इस तकलीफों को झेल रहे हैं, उसमें कोई नहीं है हमारे साथ में। मगर मरते ही पूरा अलीगढ़, पूरा दिल्ली, सारे लोग, पूरा सब जमा हो गए और सब कोर्ट पहुंच गए। वो देखते समझ गए कुछ हो गया घर में, मर गया कोई हमारे घर में। हम समझ गए, क्योंकि तो हमारे साथ तो रह रही थी ये टेंशन बहुत पहले से। फिर मैंने उन्हें बताया। उस टाइम ये चीज़ मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए बहुत तकलीफ दे थी। उसके बाद में मेरे भाई चले जाते। फिर देखिए पुलिस क्या करती है। पुलिस कुत्ते लेके आके मेरी फैमिली को हमें परेशान करना शुरू करती है कि वो तो बदमाश था इतना बड़ा, और यूं हो गया। मेरे भाई जुबैर को परेशान करने लग गए कि तुम कहाँ थे, तुम भी बदमाश हो, तुम्हारे भाई जेल में हैं, वो बदमाश हैं, क्योंकि हमने शान के नाम की रिपोर्ट कर दी थी। समझ रहे हैं आप? शान के नाम की रिपोर्ट कर दी थी। अब ये हमें इस तरीके से
तंग करवाया जा रहा था। कुत्ते लेके पहुंच रहे थे बड़े बड़े 50-100 पुलिस वाले, गाड़ियां भर भर के, कि ये नहीं है, इन्होंने नहीं मारा है, ये लिखवाओ कि इन्होंने नहीं मारा है। हम अड़े रहे, हमने कहा इन्होंने ही मारा, हमने नामदर्ज रिपोर्ट कराई इनकी। अच्छा जी, फिर ऐसी करके पुलिस हम लोगों को टॉर्चर करती गई। हमारे अब्बू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, जिसमें मेरे अब्बू ने, ये हमारे लिए न्यूज़पेपर वाला है एक वहाँ पे, अमर उजाला वाला, जो इनका ख़रीदा हुआ आदमी है, जो हमारा ऐसा शिजरा लिखता है, कहीं भी अलीगढ़ में किसी को छींक भी आती है तो वो हमारे ख़ानदान पानदान का पूरा शिजरा लिखता है कि शुरू से लेके आखिर तक इनके इतने केस थे, इन्होंने ऐसा करा, ये बदमाश है, ये बदमाश है, ये बदमाश है, कि सद्दाम भी बदमाश, ज़ुबैर भी बदमाश, फहद यासर भी बदमाश और अहमद भी बदमाश, इनका बाप भी बदमाश, ये किसान के बेटे हैं, ये किसान के बेटे हैं। क्यों? इन्होंने ये दिखाया दुनिया को कि ये किसान के बेटे थे, इन्हें पैसों की ज़रूरत थी, ये गरीब थे, इसलिए इन्होंने लूटें करी हैं, इन्होंने अलीगढ़ में आके बदमाशी का एक अपना वो बनाने की कोशिश करी है। बदमाश तो इन्होंने बना दिया हमें फ्री में, फ्री की टीआरपी दे दी इन्होंने हमें, हमारे ऊपर केस लगवा के बदमाश तो बना चुके थे ये। उस टाइम के सारे जो पुलिस वाले थे जिन्होंने ये सारे काम करे, मैं उनसे पूछती हूँ, तुम्हारी औलादे हैं, आने वाले वक्त में सबको पता चलेगा। एक बताती हूँ क्या हुआ। इस मेरे भाई के मर्डर से पहले एक बार जब वो बंद नहीं हुआ था, वो बात मैं आपको बताना भूल गई, मेरे भाई के कमर में, मेरा भाई हम सब बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा लंबा चौड़ा तगड़ा था, वो 6 फुट हाइट थी उसकी माशाल्लाह, 17 चाकू करीब उसकी कमर में मारे गए। अलीगढ़ चला गया था वो बिना बताए, तब से वो डरने लगा था। मेरे जख्मी भाई को इन लोगों ने, ये ही न्यूज़पेपर वाला आता है माँ और उल्टी सीधी न्यूज़ छापता है, कोई इन्होंने लड़का लाके खड़ा कर दिया कि इस लड़के से झगड़ा हुआ था, इसने मारा है उसके, इसलिए उसने इसके 17 चाकू मार दिए, और कोई लड़का ही नहीं था जिसके मारा, आज तक नहीं आया वो लड़का। और उसी 17 चाकू की मेरा भाई वहां इतनी हालत, ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर पे था, उसी जख्मी हालत में जहीर, राकेश और उस दौरान जो पुलिस वाले थे, उसी जख्मी हालत में 17 चाकुओं का गुदा हुआ आदमी जो पुलिस वाले थे, ये लोग मेरे भाई को जेल स्ट्रक्चर पे लेके डाल के छोड़ जाते हैं, और हमें पता नहीं होता है हमारा भाई जख्मी बिल्कुल आधी अर्धमरी मुर्दा हालत में पड़ा है। हम जाते हैं, हमारा भाई हमें मेडिकल में अपने बिस्तर पे नहीं मिलता है। वो जो पुलिस वाला था उस दौरान जिसने ये कारनामा साथ में इनके अंजाम पाया, थोड़े दिन बाद ही राकेश और दूसरा जो पुलिस वाला था, उसके बेटे का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, चिथड़े ही उड़ गए उसके, और राकेश के बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो वो कोमा में चले गए। अब हाथ पैर जोड़ रहे हैं आके घर पे, रफत भाई माफ कर दी, हमने आपके बच्चे के साथ ऐसा करा। अब्बू ने कहा हमसे माफी नहीं मांगो, हमसे नहीं मांगो माफी, हम माँ बाप हैं इसलिए नहीं मांगो माफी, माफी मांगो उनसे जिनसे तुमने, जिसके साथ ऐसा करा। थोड़े दिन बाद मेरा भाई मार ही दिया था, क्या कहते हो। खैर भाई मर गया हमारा, मार के उल्टा हमें टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग। जुबैर से पूछे तू कहाँ था, तुम्हारी बहन कहाँ थी, तुम्हारी अम्मा, ये सब लोग क्या कर रहे थे, बाहर कौन था, फलाना क्या था, ये वो तमाम दुनिया की चीजें। खैर कुछ नहीं, वो वक्त भी गुजरा, हम दिल्ली वापस आ गए। मैंने 7-8 साल अपने भाइयों की कोर्ट कचहरी करी। हाँ, उस दौरान जुबैर भी मेरे पास रहता था, उसकी वाइफ, उसके बेटा हुआ, फिर वो अलीगढ़ आके हुआ। फिर
उसकी वाइफ के जब बच्चा होने वाला था उससे पहले इन लोगों ने, जैसे सद्दाम का इंतकाल हो गया उसके कुछ टाइम बाद ही, 2-4-6 महीने बाद ही, इन्होंने ज़ुबैर के ऊपर, जब वो दिल्ली में मेरे पास था, इन्होंने इतने केस लगाए उस पे, और केस लगाए, 20-25 केस तो उस दौरान तो थे, 30-40 थे, कितने मुझे आइडिया नहीं, और लगाए। फिर एक लड़का मरता है, शावेज। उस मर्डर केस में कई 17-18 लोग, जिसमें ज़ुबैर का भी नाम डाला गया, मेरे भाई अहमद का नाम डाला गया, जो दिल्ली में मौजूद थे। मेरे बाप, जिनकी 30% आईसाइड है, जिनसे ठीक से चला नहीं जाता, गठिया के वो मरीज हैं, उनका नाम, जो गांव में रहते हैं, जो गांव भी 35-40 किलोमीटर दूर है, पुलिस उनका नाम डालती है। मतलब पुलिस, मैं कहती हूँ लोग करते हैं, चलो मैं कहती हूँ पुलिस, आपको अल्लाह ताला ने ये ओहदा दिया, ठीक है, आपको ये ओहदा दिया, आपने, अल्लाह ने आपको इस लायक समझा कि आप इस जगह बैठे जाके, और आप उस चीज के साथ खेल रहे हैं 4 पैसों के लिए, हैं? वो पैसे काम आ जाएंगे आपके, अगर वो पैसे हॉस्पिटल में यहाँ कहीं गलत जगह नहीं लगे, नाम बदल दिएगा मेरा। खैर, ज़ुबैर के ऊपर ही नाम कर दिया गया, ज़ुबैर को हिस्ट्री शीटर बना दिया गया, ताकि जल्दी से जल्दी पुलिस, सद्दाम मर चुका है, 2 जेल में है, बहन माँ अकेली रह गई, बाप पूछते नहीं, बाप बुढ़े हैं, नजर नहीं आता, हमें टॉर्चर करा जा रहा है, मार देंगे, फलाना कर देंगे, भाई मना करने नहीं आया करो तुम। मैं अपने बाप की नहीं सुनती, मैंने तो सोच लिया मेरी मौत जब आएगी वो सजदे में अल्लाह मुझे देगा, मुझे ही नहीं, मेरे बहन भाइयों को, मेरे माँ बाप, हम सबको भी, हमने नहीं करा किसी का बुरा। खैर इंशाल्लाह अल्लाह ताला कभी जिल्लत नहीं उठाने देगा मुझे, उस रब से बड़े अच्छी उम्मीद है। ये सारी दुनिया दुश्मन हो जाए, पूरी दुनिया अपना जोर लगा दे, सारी दौलत लगा दे, सारा जितना उनका कांटेक्ट है वो लगा दे, पूरी दुनिया, सारे लोग इकट्ठे हो जाए, वो पहुंचा नहीं सकते नुकसान इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह पहुंचने नहीं देगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर अल्लाह चाहे, अल्लाह नहीं चाहेगा इंशाल्लाह, क्यों? क्योंकि हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, उसने हमारा बहुत सारा, बेशक हमने अपना भाई खोया, हमने 17-18 साल इन जुल्मों को झेला। खैर, फिर ज़ुबैर के साथ खेल सुनिए क्या होता है। ज़ुबैर के ऊपर इनाम कर दिया जाता है, घर पे पुलिस जा रही है गांव में, अब्बू परेशान हो रहे हैं, खुदा प्रेग्नेंट है, उसकी वाइफ, क्या करें समझ नहीं आ रहा। अब्बू बोल रहे हैं तुम सरेंडर कर दो और थोड़ी देर में हम तुम्हारा काम करा के निकाल लेंगे, तुम्हारा बच्चा होने के बाद या पहले जैसा भी होगा तुम आ जाओगे, कम से कम जान का खतरा तो नहीं रहेगा, हम सद्दाम की तकलीफ से निकले नहीं है अभी, समझ रहे हैं आप, सद्दाम की तकलीफ से हम निकले नहीं अभी। 2 भाई हम जेल में देख रहे हैं, एक हमारा मर चुका, ठीक है, और एक को हम जेल छोड़ने जा रहे हैं। किसे? ज़ुबैर को सरेंडर कराने। हम लुकते हैं लोधा पे, अब्बू ने कहा तुम कुछ खा लो, क्योंकि जब हम सरेंडर करा देंगे बेटे तो तुम्हें पता नहीं कब खाने को मिलेगा। हमने उसकी पैकिंग करके सब सामान ले आए थे हम उसका। हम लोधा पे रुके, हम लोधा के रुके, जहाँ पे हम रेस्टोरेंट पे रुके थे, तो बाहर का जो पोर्शन होता है ना खुला हुआ, जहाँ खड़े रहते लोग, मतलब ऑन रोड, हम दिल में चोर हो तो आदमी छुप के रहे, हम वहाँ खड़े हैं, शान और उसके साथ के कई सारे लोग उधर से गुजर रहे थे, उन लोगों ने हमें देख लिया, हमने भी देख लिया कि शान ने हमें देख लिया, हम अपनी कार से थे, स्विफ्ट थी हमारे अब्बा पे, तो हम वहाँ से आगे गुजरे हैं। आगे बढ़ते ही लोधा थाने पे हमें पुलिस ने रोक लिया, बैरिकेडिंग लगा दी, और वहाँ एमपी सिंह, जिनका नाम मैं भूल गई हूँ आपको बताना, जनाब हमारे भाई के आते ही तड़ातड़ मुंह पे चांटे बजाते हैं, हमारे दोनों हाथ पकड़वा के यूं कर दिए जाते हैं, और हमारी तलाशी करवाई जाती है, हमारी कार की तलाशी करवाई जाती है, कहीं उसमें कुछ हमने बम, या क्योंकि हम बहुत बड़े बदमाश हैं, कोई AK-47 या कोई हमने असला बारूद, कोई कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रख रखी जो इनको नुकसान पहुंचाए। जिनके साथ करना चाहिए उनसे पैसे ले लेके
उनका खा खा के उनके साथ नमक हलाली कर रहे हैं और अपनी वर्दियों के साथ में, अपनी चीज़ों के साथ में गद्दारियां कर रहे हैं। चलो केस लगवाए, किस किसने केस लगाए? मैं कह रही हूँ इतने इतने सारे केस लगाए, तो मैं एक बार डर नहीं लगा अल्लाह से। चलो अल्लाह नहीं मांगते, भगवान मानते। कहते हैं ये लोग कि हम नहीं मरेंगे और हम किसी भगवान को नहीं मानते। हमारे मुंह पे कहते हैं ये एसओजी टीम और ये जो पुलिस वाले हमारे मुंह पे खड़े कहते थे हम नहीं मानते। हम कंप्लेंट कराने आते थे ना, कंप्लेंट नहीं लेते थे हमारी, हमें बाहर से ही भगा देते थे, क्योंकि वहाँ तो भाई उनका पैसा चलता है। ये लोग बुला के पार्टियां करते हैं, खाने खिलाते हैं, पैसा दिया जाता है थाने में, हैं तो हमारी कंप्लेंट कैसे लेते? अब उस दौरान ये सब हुआ। अब उस कौन कौन पुलिस वाले थे हमें तो पता नहीं, मगर राकेश, जहीर और ये आपके एमपी सिंह मेरे भाई को कूटते पीटते, हमारे मुंह पे चांटे मार रहे हैं सामने देख के। हमारे बाप को पकड़ लिया और जुबैर को इन्होंने जेल लिया के फिर 10-20 और केस लगा के हिस्ट्री चीटर बना दिया। ये लिस्ट लंबी कि जल्दी से जल्दी से जुबैर मारा जाए। जुबैर के पीछे उसका बच्चा पैदा हुआ। 2-3 दिन बाद हम उसके बच्चे को उसे दिखाने के लिए ले गए जेल। जेल चल रही थी हमारी, तो बस उनकी अंदर थी, हमारी बाहर थी। डर डर के जाया करते थे कि अब हमें कौन मार दे। खैर वहाँ खेला इन्होंने खेल। एक दिन मिल गई ये शानमिया हमें वहाँ पे कोर्ट में। अम्मी ने पकड़ लिया गिरेबान। अम्मी ने कहा तुमने कैसे करा ये सब? तो कह रहे हैं हाँ मैंने करा है। हमारे मुंह पे, मैं इस वीडियो में कह रही हूँ कि वो हमसे कह रहे हमारे घर कहलवाया कि 50 लाख रुपए ले लो, हम सारे केस खत्म कराएंगे, सब चीज़ कराएंगे। और हमने कराई ये क्योंकि उसने हमारी माँ को गाली दी थी। माँ को गाली नहीं देते, गाली भी नहीं दे। तुम हमारे साथ इतना कर्म कर रहे हो, हम गाली भी नहीं दे तुम्हें। नाउजुबिल्ला खुदा हो रहे थे, फिरौन हो रहे हो तुम। गाली नहीं। ये दुनिया तुम सबका तमाशा देखेगी, इबरत का निशान बनोगे तुम सब। अल्लाह ऐसी मौत तुम सबको देगा जैसे हमारी हो, ना जाने किस किस की जिंदगियां तबाह बर्बाद करी है ना, ऐसी मौत देगा कि आज से लेके आने वाली मौत तक तुम्हारी और आखिरत में तुम्हें सबको 1 सेकंड नींद नहीं आएगी। हम तो नहीं कर सकते हैं इतना, इतने सारे लोगों को, तुम्हारे साथ वाले लोगों को कुछ और तुम्हारा साथ देने वालों को, मगर जितने लोगों ने इनका साथ दिया है और दे रहे हैं और जो तकलीफ हमें पहुंचाई है या पहुंचाना चाह रहे हैं, राई बराबर भी तकलीफ नहीं पहुंचाओगे अब इंशाल्लाह। और आने वाले वक्त में ये दुनिया गवाह बनेगी और हिस्ट्री इंशाल्लाह। अल्लाह ऐसी मौत देंगे उन सब साथ देने वालों को और तुम सबको कि तुम इबरत का निशान बनोगे, कि तुम्हें अल्लाह ऐसे अजाब से मारेगा कि किसी इंसान का भी नाम नहीं आएगा। तुम्हें ऐसी मौत वहशतनाक आएगी कि तुम सोचोगे भी, सोचने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। इस जिंदगी से आखिरत तक तुम्हें, तुम्हारी फैमिलीज को, तुम्हारे साथ देने वालों को सब्र नहीं आएगा। जो तकलीफ पहुंचाई है ना, इसका सब्र नहीं आएगा तुम लोगों को किसी को। और एक एक करके या एक साथ मैं कहती हूँ, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है ऐसा अजाब नाजिल करे और ऐसी मौतें तुम सबको दी के तुम लोगों के ऊपर अबाबीलें आए और तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी रूहों के भी चितड़े उड़ा दें अल्लाह करे। और ऐसी मौत दें कि तुम अपने घरों में रह के मरो। और जैसे जैसे हम 18 साल रोए, तड़पे, बिलबिलाए, हमारा भाई मरा, हमने दिल्ली अलीगढ़ घुटने घिसे, लोगों के कमीनेपन, उनके ऐब सबाब, मेरे लिए गंदी गंदी बातें और मुझे अब फंसाने की साजिशें। वो पुलिस जो हमारे मुंह पे खड़े होकर गंदपन करके आती थी, हमें धमकियां देती थी और दे रही है खड़े होके। इस सब का पूरा बदला सारे लोग चुकाएंगे। 100 हो, 200 हो, 2000 हो, 2 लाख।
फिरौन मरा, उसकी पूरी सारी जितने लोग थे सबको अल्लाह ने पानी में गर्क कर दिया। उस जैसा ही नहीं, उस जैसा ही तो हाल, उस जैसा सेम टू सेम तो नहीं, तो उस जैसा कुछ ना कुछ होगा जो तुम्हारा फिरौन वाला हाल होगा इंशाल्लाह। ये एक बहन की बद्दुआ है। 18 साल मुझे लोगों ने जो गंदे ऐब लगाए, हम लोगों को जो बदनाम करा, हमारे पोस्टर लगवाए तुमने थानों के बाहर इतने बड़े बड़े हैं। खुद इतने नापाक गंदे लोग होते हुए तुम लोग इतने बड़े बड़े हमारे पोस्टर लगवाए तुम लोगों ने। तुम्हारा दिल हमारे भाई को मार के, हमारी 18 साल कोर्ट कचहरियां करा के तुम्हारा दिल नहीं भरा है। अब पुलिस हमारे पीछे लगा दी है। 8 दिन तक दानिश राव ओपी लाला के केस में था। ओपी लाला वो आदमी है जो ऊपर कोर्ट का एक आदमी था, रहने वाला हिंदू आदमी था, मुझे नहीं मालूम है उसका क्या मसला था, कुछ नेता वेता था शायद, पता नहीं क्या था वो। उस केस में थे ये, झंड भी कुछ नहीं उगड़ा। पुलिस जेब में भाई साहब, केस उखड़ जा, पैसा है। इनका भाई दानिश राव का क्या नाम है उसका, फराज राव, सारी दुनिया कोविड में शाहीन बाग में यहाँ और एमयू गेट पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये जनाब वहां जाके फायरिंग करते हैं, ये जनाब वहां पे गोलियां चलाते हैं, पुलिस को कुछ नजर नहीं आता। वहां से लोगों को प्रोटेस्ट खत्म करवा रहे हैं पैसे ले लेके। अलीगढ़ में आदमी छींकता है ना, तो हमें यहाँ सब पता रहता है, बाद में पता चलता होगा अलीगढ़ वालों को। प्रोटेस्ट खत्म करवा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, पुलिस नहीं पकड़ रही है। कहाँ है पुलिस? डंडे मार के लोगों को कत्ल करा जा रहा है, मुंह में लोहे के डंडे डाले जा रहे हैं, लोगों को जला जला के भट्टों में डाला जा रहा है, उनकी ज़मीनें सरा पिला पिला के धम लगवाए जा रहे हैं, उनकी औरतों का इस्तेमाल लिया जा रहा है। कहाँ है पुलिस? ठीक है, मेरे भाई आ गए, आगे की कहानी सुनिए। मेरे भाई आ गया ऐसे 7 साल पहले जेल से छूट के, बमुश्किल तमाम जब काम कराए गए, कभी कोई पेज गायब करवा देते थे, कभी कोई फाइल गायब कर दिया। 1 महीने का काम है, 10 दिन का काम है, साल भर निकल रहा है, 8 साल निकल गए। एक 2 महीने, साल 1.5 साल का काम था, उसमें 8 साल निकाल दिए। फहद को छुड़ाया, यासर को छुड़ाया, फिर अल्लाह अल्लाह खैर करके 8 साल में इब्राहिम के बाप जुबैर को छुड़ाया। 4 दिन उसको बच्चे को नहीं रहने दिया इन्होंने इसके साथ। 7 साल के बाद जब वो 7 साल पहले अब आए, दिनों रात एक कर करके कोशिशें कर करके हमने इन लोगों ने अपना प्रॉपर्टी का काम करा। मेरा सबसे छोटा वाला भाई टीएनटी ग्रुप में काम करता था, यासर उसके साथ काम करता था, फहद उसके साथ काम करता था, और ये यासर फहद का प्राइवेट कमीशन बेस काम था, मेरे भाई का प्राइवेट जॉब था जो टारगेट बेस था अहमद का, जहां उसकी लोकेशन, जहां उसकी एंट्री, सब चीज़ हुआ करती थी। मगर फहद यासर का प्राइवेटली काम था, जब काम देते थे तब पैसा मिलता था। ओखला में करते थे, जहां जहां कहीं प्रॉपर्टी का काम मिल जाता था वहां करते थे। इसका फ्लैट बिकवा दिया, उसका बिकवा दिया, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, ऐसे करके हमने खूब सारा पैसा इकट्ठा करा। हमने 30-40 लाख रुपए इकट्ठे करे। हमने सोचा हम फ्लैट खरीदेंगे। अब फ्लैट करके हमारा ताकि घर हो, तो हमारी आके लाइफ अच्छी हो, ताकि हम सबकी शादियाँ होना शुरू हों, क्योंकि इन लोगों ने तो हमें शादी ब्याह करने लायक छोड़ा नहीं था। इतने बीच में मेरी शादी हो गई थी। मेरे शौहर का बहुत बुरे हालात थे, क्या ही बताऊं, बस मैं इस पे अब छोड़िए, उसका मैं तस्करा नहीं करना चाहती। कोई कसर नहीं छोड़ी उन लोगों ने भी। मैंने वहाँ से खुला लिया। जब आदमी के हालात ख़राब होते हैं तो सारी ज़िंदगी, अभी सोचेंगे आप लोग 2-2 खुले ले लिए, 200 लेने पड़ते ना, 200 भी लेती। मैं परेशानी, मैं किसी की दी हुई परेशानी झेल नहीं सकती हूँ। मैं उस चीज़ से लड़ती हूँ या मैं वहाँ से क्विट कर जाती हूँ, बस ये 2 चीज़ होती है मुझसे। इससे ज़्यादा मैं झेल नहीं सकती। मैं लड़ती हूँ, या तो मैं मार दूँ मर जाऊँ, वैसे वाले हालात हो जाते हैं मेरे। मैं छोड़ दी, ख़त्म। खैर उसका क्या तस्करा करना घटिया आदमी का।
जो हो गया, उसके बाद अब हमारी पास हमने 30-35-40 लाख रुपए हमने इकट्ठे करे कि हम एक बड़ा 3 कमरों का घर लेंगे ताकि सबकी शादी करी जाए। और मैं अपने बहन भाइयों के पास ही रहती हूँ, मेरी मदर है और क्या नाम है, मेरे चारों भाई फ़हाद, यासर, ज़ुबैर और अहमद। हम अपने गाँव में कभी भी नहीं गए हैं। हमारे अब्बू ने बाकायदा पूरा निकलवा रखा है कि मेरे बेटों से मेरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि ना तो उन्होंने उनका कोई काम करवाया, ना ही वो उनके किसी काम में आए, और उन्होंने निकलवा रखा है कि मेरा बेटों से मेरा कोई वास्ता नहीं। फिर भी पुलिस वहाँ पर जाकर वहाँ पर कुर्की वारंट लगा के आई है, जबकि वहाँ हम लोग नहीं रहते। हमें अलीगढ़ छोड़े हुए 16-17 साल हो चुके हैं, जब तक हमारा घर भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। हमारा घर वहाँ 10-11 साल पहले बना है, जो अब्बू का घर है। सद्दाम सिर्फ वहाँ रहा था 6 महीने। वो घर किसी ने नहीं देखा, ना मेरे भाइयों ने अपना घर नहीं देखा। मेरे भाई की कब्र है वहाँ, और ये हमें चोट पहुँचाने के लिए हमारे घर को तोड़वाना चाहते हैं। तोड़वा दो, अल्हम्दुलिल्लाह हम पैसा है, हम दोबारा बनाएंगे और ऊंचा बनाएंगे, छर्रे से देखेगा इतना ऊंचा। अब हार नहीं मानेंगे हम। खैर, हमारे भाई आए, हमने 30-40-50-45 लाख रुपए करीब हमने इकट्ठे करे कि हम 3-4 कमरों का घर लेंगे और ऊपर नीचे 2 फ्लैट करके अपनी सबकी शादियां करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपनी छोटी बहन से शुरुआत करी आज से 2 साल पहले। तो बहन का अचानक रिश्ता हुआ। वैसे हमारा इरादा नहीं था उसकी शादी करने का, मगर मेरी बहन की जो ससुराल है वो बहुत अच्छे रेपुटेटेड लोग हैं और वो लोग उससे बहुत अच्छे से रखते हैं माशाल्लाह, और खुश रहती है वो वहाँ पे। इन लोगों ने उसे भी नहीं बख्शा। ये लोग उसको, उसकी फैमिली को बदनाम करने के लिए उसके ससुराल पहुँचते हैं। मेरी बहन को, मेरी बहनोई को ये थाने ले जाते हैं, क्योंकि उस टाइम वहाँ उनके घर में कोई मौजूद नहीं था। फिर उसके बाद उनके फैमिली मेंबर्स ने जब उनको वो जाना कि ये कौन लोग हैं, फिर उन्होंने उनके घर जाना बंद करा। उन लोगों को टॉर्चर कर रहे थे ये लोग कि हम फातिमा को बंद कर देंगे। एक घर की जिसकी बहू है, यानी हम बहन है, तो मतलब हम बहन है अगर उनकी, तो ये जुर्म है हमारा कि हम पे 100 कह रहे हैं, हमसे, मेरी बहन से कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर 120 भी लगा के, तुम्हारे अरेस्टिंग वारंट बना के, और हम तुम्हें अलीगढ़ जेल भेजेंगे यहाँ से। मेरे बहनों ही को धमकी दे रहे हैं, मेरी बहन को धमकी दे रहे हैं। वो अपनी नन्ही सी 6 महीने की बच्ची छोड़ के घर पे, उसे 2 दिन थाने में बिठा के रखते हैं ये लोग। वो माशाल्लाह पहुंच वाले अच्छे लोग हैं, तो उन लोगों के हालात देख के ये लोग लालच कर रहे थे। और इन लोगों की आपको एक चीज बताऊं, आधे से ज्यादा अलीगढ़ उठा लेते हैं ये हमारे नाम पे, और फिर हम लोगों से पूछते हैं तो लोग बताते हैं कि ये लोग पैसा लेते हैं आप लोगों के नाम से हमसे छोड़ने का। उसके बाद इन्होंने ये क्या हरकत करी, ये मेरी खाला के घर पहुंचे। मेरा कमीना हस्बैंड दूसरा वाला, जिसका नाम है रिजवान, जो रहता है नूर नगर में, उस जलील कुत्ते के घर पहुंचे ये लोग। और उसके घर से उस कमीन कुत्ते की, एक बार हम लोग अपने खालाजान के घर जाते नहीं हैं, जबकि सिर्फ शादी में हमने उन्हें बुलाया था। या आज से कई साल, 5-7 साल पहले थोड़े टर्म्स थे, जब से ज़ुबैर इन लोगों का ये वाला मसला हुआ, फिर हमने जाना ना वहाँ पे, क्योंकि उनकी बहुओं की शादियाँ, उन लोगों की शादियाँ वादियाँ हुई, तो हमने जाना ना कम कर दिया। हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो, ना हमारे ददियाल वाले ये वाली बात कह सकते हैं, ना ननिहाल वाले, हम किसी के नहीं जाते। हमें 15-16 साल हो गए हुए। हमें कोई मिल जाए बाहर ठीक है, किसी ने शादी में बुला लिया ठीक है, इट्स ओके, वरना हम किसी के घर जाए ही नहीं, क्योंकि हम अपनी वजह से, हमें मालूम है पुलिस हमारे साथ साथ हमारे सारे जानने वाले ताल्लुकाती लोगों को परेशान करती है, और वो तमाम लोगों की वजह से डरते हैं। क्योंकि भाई देखिए, नॉर्मल वैसे सिविलियंस हैं तो वो लोग इन चीज़ों से लोग बचते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। अगर हमारे ख़ानदान वाले या हमारे ननिहाल वाले बचते हैं इस चीज़ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। वो अगर उन लोगों ने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करा जो हम कहते हैं, लोग हमारे अब्बू का ख्याल रखते हैं, इतना बहुत है हम लोगों के लिए। उनके बीच में रहते हैं हमारे फादर, यहाँ दिल्ली में रहते हैं, मगर हम लोग किसी के आना जाना नहीं है हमारा। मेरे उस कमीने शौहर ने मेरी खाला जान के एक बार, मेरी खाला ने मेरे मुंह से उसको दावत में बुला लिया था, जबकि मैं खुद खाला जान के नहीं जाती थी, कि नहीं रम की शादी हुई है तो वो उसे दावत पे बुलाओ, दामाद है, कोई बात नहीं, फिर चाहे नहीं आना बेटा। खैर कोई बात नहीं, हम चले गए। उस जलील कुत्ते ने उनके घर पे
पुलिस भेजी, उनके चारों बेटों को उठा लिया जाता है। 2 दिन 24 अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 24 घंटे के बाद अगर आपको किसी के लिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि फलाना मिला हुआ है, अगर आपको किसी से पूछताछ भी करनी है तो 24 घंटे आप जिस स्टेट में जा रहे हैं आप उस थाने में बिठाइए और 24 घंटे तफ्तीश कीजिए और छोड़ दीजिए। ठीक है, उसे छोड़ दीजिए जब किसी का उस चीज़ से ताल्लुक नहीं। पूछताछ कर लिया आपने, छोड़ दिए, पुलिस का काम। पूछूंगी मैं सबसे। फिर दिल्ली पुलिस 2 दिन और अलीगढ़ पुलिस दोनों मिलके, और स्टाफ था ये अलीगढ़ का एसओजी टीम जो है इनकी ये, और ये हमारे घर भी आए थे। इन लोगों ने मेरे चारों खाला के बेटों को उठाया वहाँ से और 2 दिन इन्हें टॉर्चर करा, और टॉर्चर करके ये हमारा घर पता करना चाह रहे थे क्योंकि इस टाइम तक इन लोगों को हमारा घर नहीं मालूम था। ठीक है, फिर ये हमारे घर आते हैं। अभी ये जो ये मर्डर केस लगा इसकी बता रही हूँ मैं आपको। ये मर्डर केस लगा ऐसे कि मेरे भाई अपनी वहाँ पर डेट करने के लिए गए थे अलीगढ़। तो ये अपने दोस्त, क्योंकि हमारा भाई होम टाउन है, तो ये अपने दोस्त से मिलने के लिए गए। तो मगर वो अपने घर नहीं आते थे, तो उनका दोस्त बोला तुम कुछ नहीं है, टेंशन नहीं करो, तो तुम मेरे घर आ जाना, वहाँ रुक जाना, कोई ऐसी बात नहीं, अब तो ऐसे कोई मसले भी नहीं है। तो ये लोग उसके बेचारे के घर रुक गए। उसकी कोई गलती नहीं बेचारे की, इन्होंने मार तोड़ करके उससे क्या उगलवाया है, क्या करा है, हमें कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, उस बेचारे को कैसे फंसाया, क्या हुआ, वो बेचारा दिल्ली आता जाता रहता था अपने काम के पर्पज़ से, और क्या हुआ है कि ये वो दिल्ली ने वहाँ तक छोड़ के आया है। वो अपना बेचारा जाने किस काम से गया, क्यों आया, ये उनके साथ आए भी नहीं, क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम है। ज़बरदस्ती थोप रहे हैं कि फलाने ने वो बरामद करवाई, इन्होंने उसका मुंह सुजा सुजा के इतना बड़ा कर दिया, इतना मारा है उसे। और उसका 8 दिन तक दानिश राव के केस में किसी को कुछ नहीं मालूम है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, मारते हुए लोगों का कोई चेहरा नहीं है। ठीक है, इतने उम्र मेरे भाई लड़के हैं, और वो जिन लोगों ने मारा है वो उम्रदराज तगड़े तगड़े मोटे मोटे आदमी हैं। मेरे भाई लड़के हैं पतले दुबले, और जिनको इन्होंने दिखाया है फुटेज में वो तगड़े तगड़े आदमी हैं, गट्टी। मेरे भाई लंबे लंबे हैं, पतले हैं। 8 दिन तक कोई इन लोगों ने इतनी सी भी कोई सुराग नहीं दी कि कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। अचानक से 8 दिन के अंदर लोगों को याद आते हैं फहाद यासर। किसी ने देख लिया होगा इन्हें वहां बेचारों को घूमते हुए, गरीबों को। गए भाई, हमारा होम टाउन है, हम वहां पढ़े हैं, हमारी मिट्टी है वो। हमसे कहते हैं तुम्हारा टच क्यों है, मतलब यह है कि वहां जाओ भी मत, इतनी बाप होती है अलीगढ़ पे इनकी, क्यों नहीं जाए, हमारा तो घर है, वहीं रहेंगे हम। और मैं भी देखती हूँ कि कौन हमें वहां से निकाल सकता है। वहीं अलीगढ़ शहर में भी घर बनाऊंगी मैं, और दिल्ली में भी घर रहेगा मेरा, और गांव में है ही, और सारी दुनिया में हर जगह ये घर करूंगी। देखती हूँ कौन निकालता है हम लोगों को वहां से। और पुलिस के जरिए टॉर्चर करवाते हैं, तो पुलिस कह रही है कि वहां से कांटेक्ट क्यों है, कांटेक्ट क्यों है। क्या किसी की जिंदगी में क्राइम या क्रिमिनल जैसी कोई चीज हो जाती है तो उनके रिश्तेदार नहीं होते हैं, लावारिस होते हैं, वो एलियन होते हैं, उनकी ब्लड रिलेशनशिप नहीं होती है, उनके फ्रेंड सर्किल नहीं होता है, उनके कलीग्स नहीं होते हैं, उनके रिलेटिव्स नहीं होते हैं, उनका होम टाउन नहीं होता है, उनके मिलने वाले लोग नहीं होते हैं, दुनिया से परे उड़ होते हैं वो लोग। हम मेरी बहन से पूछ रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से हो रही है जब तुम्हारे बाप कमा नहीं रहे। हमारे बाप कमाएंगे? हमारे बाप क्यों कमाएंगे? हमारे बाप ने हमें पढ़ा लिखा के तवड़ा हाथ पैर का बना दिया, वो अभी वो हमें पका के खिलाएंगे या हम कमा के खिलाएंगे? हम उन्हें देते हैं पैसे। हमारे बाप के लाखों रुपए बिजनेस में लगे हुए हैं, हमारा बाप बैठ के खाता है, हमारा बाप हमें पैसे बेचता है, हम अपने बाप को जरूरत के हिसाब से उसे पैसे बेचते हैं जब उसे जरूरत होती है। हमारे बाप के पास अपनी जमीन जायदाद, पैसा, मकान, फ्लैट सब कुछ है। कोई नंगे लुच्चे लोग नहीं है जो हमें ये लोग सबके सामने प्रिटेंड करते हैं कि हम किसान के बच्चे हैं तो हम कंगले हैं और हमारे पास कोई पैसा नहीं। बचपन से कमाते हुए